पूछूं। मकसूद, आपने इंडस्ट्री आपका क्या मतलब होता है कि मुझे ये इंडस्ट्री प्लांट मैनेजमेंट कोर्स करना है? क्या आपकी क्या कोई टारगेट होता है ना बंदे का, मैंने क्या सीखने को मुझे मिलेगा इस कोर्स में? कोई भी एक बताए, कोई भी एक। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। सॉरी। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट आपने। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत, और इसमें वो चीजें हैं कि प्रोडक्टिविटी अपने एनहेंसमेंट बिल्कुल करनी। वेरी गुड, वो आपको पॉइंट्स मिलेंगे स्लाइड्स में आगे जाके कि वो किस तरह हम कर सकते हैं। चले। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स डेफिनेटली जैसे मैंने बता रहा हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस जो हमारी इंडस्ट्री में चल रही होती है, कंप्लाइंस, एनहेंस नॉलेज, कंपटीटिव एडवांटेज। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये हमारे बेसिकली है कोर्स कंटेंट। जो कोर्स कंटेंट है वो मेन जो हम कवर करेंगे, और जो उसमें हमारे फ्लायर में भी लिखे थे, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, जिसमें जारी बात है आपकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है जो भी आपके इक्विपमेंट्स है, आपकी मशीनरी है, मुख्तलिफ किस्म की जारी बात है, प्रोडक्शन मशीनरी होती है, उसकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट हो रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बैरियर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैरियर्स। हम बैरियर्स से मुराद है क्या, आपको पता है ना कि हमने अपने लाइफ में खुद ही हर एम्प्लॉय ने अपने अपने लिए एक बैरियर्स क्रिएट किए हुए होते हैं। तो वो हमें बैरियर्स खत्म करने, और इसमें हमें ये भी एक चीज पता चलेगी हमें कि जो है ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म के लोग होते हैं, और वो लोग जो है जो बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे अभी बात की शायद मकसूद ने, किसने, प्रोडक्टिविटी की बात है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर इस तरह के लोग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर डेफिनेटली उसके लिए प्लान किया जाता है कि क्या इस तरह इनको इम्प्रूव करना है, या फिर इनको ज्यादा रिप्लेस वगैरह करना है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हैजर्ड्स वगैरह जिसमें सारी चीजें कवर हो जाती है हमारी। 5S जो एक जैपनीज कॉन्सेप्ट है, चेकलिस्ट वगैरह, और एट डेडली वेस्ट, ये तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम देखेंगे। चलें, अगर मैं किसी सवाल करूं, जो आपकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस के अंदर आपकी जो मशीनरी है उसका क्या, आपकी क्या फ्रीक्वेंसी क्या है मेंटेनेंस की? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है या रिएक्टिव मेंटेनेंस है, किस किस्म की मेंटेनेंस होती है? कोई बताएगा एक? दो तरह की होती है ज्यादा, एक तो करेक्टिव करेक्टिव होती है, एक reactive होती है। आपकी आवाज़ थोड़ी मिक्सअप हो गई है, दोबारा से बीच में शायद किसी और ने बोला है। एक आप लोगों में। दो तरह की मेंटेनेंस का हम देखते हैं। एक तो होती है करेक्टिव मेंटेनेंस, जी 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 जी, और एक होती बिल्कुल। है प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव हाँ मेंटेनेंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बेहतरीन है। चलें जी। प्लांट, प्लांट से मुराद है ये, इसको जरा मैं नीचे कर लूँ ताकि ये मेरा आसानी हो जाए। अ प्लांट इज अ प्लेस वेयर मैन, मटेरियल्स, मनी, इक्विपमेंट, मशीनरी आर ब्रॉट टुगेदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। यही डेफिनेशन होती है प्लांट की। प्लांट वो जगह है जहाँ जाहिर बात है लोग काम कर रहे होते हैं, जहाँ मटेरियल भी रखा होता है, जाहिर बात है रिसोर्सेज भी आपके होते हैं, आपका इक्विपमेंट भी होता है, मशीनरी भी होती है। जब ये सब चीजें मिलती हैं तो वो किस चीज के लिए बनती हैं, मतलब फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए। इस ये हमारे प्लांट, असल चीज है ये, अगली डेफिनेशन। ये नजर आ रहा है सबको वैसे? हाँ। कोई नहीं आ रहा। हमने नहीं आ रहा है, ये स्लाइड नजर आ रही है हमें। अच्छा, किसको नजर आ रही है? सही, बिल्कुल सही नजर आ रही है। जुबैर नदीम बात कर रहा हूँ। अच्छा, जुबैर नदीम, जुबैर नदीम जरा पढ़ेंगे आप? इंडस्ट्रियल प्लांट मैनेजमेंट इज द administration of the factory in such a way that product being manufactured meet customer requirements with quality while minimize defects, taking consideration demands for the products, improving productivity, minimize costs in order to maximize profit. ये रुकते Selection ये and रुकते ये रुकते ये रुकते चले। ठीक है ना? क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल प्लांट, क्योंकि देखें क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल प्लांट मैनेजमेंट जो है इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। डेफिनेटली जो भी हम चीज बना रहे होते हैं वो क्या है, आपने देखा मैंने जो खास चीज है उसको मैंने बोर्ड लिखा हुआ है, जो भी चीज मैन्युफैक्चर की जाती है डेफिनेटली किसके लिए की जाती है? किसी कस्टमर के लिए। ऐसा ही है।
और विद क्वालिटी की आती है। और और जितने भी डिफेक्ट्स हम कम कर सकते हैं, जीरो डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं जीरो, जब जो क्यूसी चेक होता है वो किसी इसीलिए होता है ना क्यूसी चेक, कि वहां पर डिफेक्ट्स जो है आपने निकालने होते हैं अगर कोई इसको, ताकि वो फिर आपकी चीज मार्केट में ना चली जाए। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको अपनी कोका कोला की, मैं क्योंकि वक्त दिन कोका कोला के मैं एग्जांपल देता रहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कोका कोला का ज़्यादातर बाहर का हुआ है। लेकिन इसकी बताता हूँ आपको, जैसे हमारा जब कोक प्रोडक्ट बन रही होती है ना, कोक जब फिलर से फिलर होके कन्वेयर पे चल रही होती है, तो वहां पर विजुअल इंस्पेक्टर बैठे होते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी इस तरह का होता होगा, जो टेक्सटाइल में जो कपड़ा बन रहा होता है वो होगा, तो बीच में कहीं ना कहीं क्यूसी के लोग या इंस्पेक्टर बैठे होते हैं, जो कपड़ा जा रहा है रोलिंग में बन के वो सही जा रहा है, कुछ ऐसा होता है आपके यहाँ? जी जी होता है। ठीक है ना। तो वहां पर हमारे कोक में क्या होता था बेसिकली, कभी होता जब बॉटल फिल हुई ना, तो आगे उसके साथ सिस्टम होता कैप का, तो कैप नहीं लगा। ठीक है। जो अच्छा, अब जाहिर बात है वो वहां से तो चली गई। अब जो कन्वेयर बैठे होते थे ना लोग, वो क्या देख रहे होते थे, एक तो चीज देख रहे होते थे कि यार ऐसा तो बॉटल, क्योंकि जाहिर बात है जब कन्वेयर का एंड होगा ना, तो वो बॉटल क्रेट में रख चली जाएगी। तो जाहिर बात है उससे पहले पहले हमें वो बॉटल रोकनी है, जो जैसे हम ये बात कर रहे हैं ना क्वालिटी की, हमें मिनिमाइज डिफेक्ट की, हमें कोई डिफेक्ट चीज मार्केट में नहीं भेजनी है। तो एक तो ये हो गया कि उस पर कैप नहीं लगा होता था। अच्छा, एक किसी को आइडिया लो फिल हाई फिल का आइडिया, लो फिल और हाई फिल का आइडिया? What is low fill and what is high fill? Anyone has idea? जो उसका स्टैंडर्ड उससे कम फिल हुई होगी लो फिल होगी, जो उससे ज्यादा फिल हुई होगी हाई वेरी फिल। गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। तो दूसरी चीज क्या देख रहा होता था बंदा हमारा, जो इंस्पेक्टर बैठा होता था, वो देख रहा होता कि यार ऐसे कोई ऐसे बॉटल तो नहीं यार जो पूरी ऊपर तक भरी हुई है, या वो जो अभी आपने कहा रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे नीचे, तो वो लो फिल, और जो ज्यादा है तो वो हाई फिल। तो उसको भी वो अलग रख रहा था, उसके पास स्केल्स रखे होते थे, फिर वो उनको, फिर वो जो है अच्छा, अब ये वो बॉटल था जिस पर कैप लगा हुआ है। अब जरा ये समझिएगा बात, इस पे कैप लगा हुआ लो फिल हाई फिल का, वो फिर हमारे ऑफिस में हम लोग प्लांट पे अपने उसको यूज कर लिया करते थे बेसिकली, स्टाफ वगैरह के लिए। तो मतलब मुख्तलिफ उसको हम यूज कर लिया, लेकिन वो यार मार्केट में जा नहीं सकती थी। ठीक है ना। अच्छा, टेकिंग अच्छा डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जब एक साहब ने बात भी की थी, हमें जाहिर बात है हमें जाहिर बात है डिमांड्स भी लेनी है, तो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, और साथ साथ मिनिमाइज कॉस्ट। ये पूरा एक समझ लें जैसे प्लांट मैनेजमेंट की पूरी एक डेफिनेशन है, जैसे प्लांट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपके कवर होते हैं और क्या क्या चीजें। हाँ, अगर हम एक प्लांट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं और एक मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या किन किन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है ना। अच्छा, डेफिनेटली सिलेक्शन ऑफ, आगे बात आ रही है यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर की। जो भी हमारी मैन पावर है उसका, जो भी उसकी यूटिलाइजेशन है, वो 100% होनी चाहिए। और आगे बात आ रही है रिडक्शन, आगे बात आ रही है रिडक्शन ऑफ 8 डेडली वेस्ट की। ठीक है ना। जब हम इसको देखेंगे तो ये और क्लैरिटी आ जाएगी। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, डेफिनेटली तो हर प्लांट का होता है कि हम अपने जो भी हमारी प्रोडक्शन चल रही है उसमें, और जहां से जितनी ज्यादा बेहतरी ला सकें, और अपने प्रोसेसेस के अंदर बेहतरी ला सकें। प्रोसेसेस से क्या मुराद है? कैन समवन एलोबरेट प्रोसेसेस? द मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए, आपको मैं इंगेज ही रख रहा हूँ ताकि जो है ना मुझे पता चलता रहे कि लोग जो है मतलब मुझे सुन रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एट और एट द अकर, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व है उसका जो भी सोल्यूशन है, टू इंश्योर रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी एसेट्स, जो आपके इसमें सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, आपको पता है वो सारे मटेरियल की सप्लाई, मटेरियल का फ्लो, पता है आपको प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, आपको रॉ रॉ मटेरियल चाहिए ना, ऐसे ही है ना। जी जी ठीक है ना। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी, कि आईटी से क्या मुराद है, ज़ाहिर है अगर आपकी कोई डैशबोर्ड बना हुआ है, या आपको आप टेक्नोलॉजिकल आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक हाईली इसमें, तो अगर आप उसको अच्छा यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज रिसोर्सेज हर किस्म के हो गए, आपके मैन पावर रिसोर्सेज, जो है आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज हर किस्म के, विद ड्यू रिगार्ड्स टू एचएससी एंड एनर्जी मैनेजमेंट। एचएससी से सबको ही पता है हेल्थ एंड सेफ्टी की बात हो रही है, एंड एनर्जी मैनेजमेंट से क्या मुराद है? कोई किसी को आइडिया एनर्जी मैनेजमेंट का? यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जी जी, एफिशिएंटली यूज। एफिशिएंटली। और
बिल्कुल ठीक है ना। और हम वहाँ वेस्ट किए बगैर, एनर्जी को वेस्ट किए बगैर जितना उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट मैनेजमेंट। किसी को इसमें कोई सवाल, कोई क्वेश्चन कि यार सर इसमें मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, इंडस्ट्रियल प्लांट मैनेजमेंट? क्योंकि ये पूरा एक मैकेनिज्म है बेसिकली। शुरू कहाँ से हुआ कि कस्टमर ने आपको, आपकी कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है बेसिकली, जाहिर बात है उसके उसके लिए आपने प्रोडक्शन करनी है। तो प्रोडक्शन करनी है, जाहिर बात है उसमें जाहिर बात है जो मैनेजमेंट होती है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। क्योंकि जब ये चीज़ होगी तो डेफिनेटली जो है इन द रिटर्न एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होगा, जो हमारे एक साल में एक दफ़ा होता है। और फिर इम्पोर्टेंट बात की यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जो हमारे जो वेस्टेज है, जो वे इसमें अभी हम देखेंगे वेस्ट कहाँ का वेस्ट हम कर रहे होते हैं, उसको वेस्ट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कहाँ ला सकते हैं। ठीक है ना। सारा काम कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन का डेफिनेटली है, और सबका अपना अपना रोल प्ले करना है। कोई सवाल इसमें किसी को कोई चीज पूछना चाह रहा है? नहीं, चलें जी। ड्यूटीज, फंक्शंस एंड, अच्छा अब ये बेसिकली देखें, क्योंकि हम हमारा कोर्स है जैसे प्लांट मैनेजमेंट का, तो डेफिनेटली जो हम हमारे मैं पार्टिसिपेंट मैं समझ रहा हूँ जहाँ पे वो लोग हैं जो कि प्रोडक्शन लाइन पर ही काम कर रहे हैं, या उससे सीनियर लेवल के जो लोग हैं जो उनको ओवरऑल मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें ड्यूटी आ जाती है बेसिकली कि इस पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इंस्पेक्शन होना चाहिए, जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनका इंस्पेक्शन को, कोई किसी के पास कोई प्रोसेस मौजूद है, कोई मैकेनिज्म मौजूद है आपके इक्विपमेंट का, इंजीनियर, ठीक है ना, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग आपको पता है सबको बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबके यहाँ हाउसकीपिंग में बड़ा फोकस होता होगा, मैं समझता हूँ, जो आप लोग टेक्सटाइल वगैरह में काम कर रहे हैं। मेरा अभी मैं प्रीमियम टेक्सटाइल गया तो मैंने वहाँ की हाउसकीपिंग देखी, तो मैंने अप्रिशिएट किया कि मुझे मतलब बहुत बेहतरीन किस्म की हाउसकीपिंग वहाँ नजर आई। सुपरविजन ऑफ वर्कफोर्स और सेफ्टी ऑफ वर्कफोर्स, ये ओवरऑल बेसिकली समझ लें एक जीएम ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, या जो टेक्निकल हेड कर रहा है बेसिकली उस प्रोडक्शन लाइन को, ये उसकी फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसने इन सब चीज़ों को देखना है। डेफिनेटली फिर उसके नीचे जाए तो उसकी अपने एक हायरार्की होती है, जो उन चीज़ें जाए है वो हाउसकीपिंग तो नहीं देख रहा होगा, उसके नीचे टीम होगी वो हाउसकीपिंग देख रही होगी। ऐसे आ जाते हो। आवाज कुछ मसला है आवाज में? अच्छा जी। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जैसे प्लांट मैनेजमेंट एंड फैक्ट्री मैनेजमेंट। एंड जैसे प्लांट या फैक्ट्री मैनेजमेंट एक ही बात है बेसिकली। ठीक है ना। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग को बताना पसंद करेगा, व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर क्या चीज हो रही होती है, प्रोडक्शन प्लानिंग किसे क्या हम कह रहे हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग? कोई ना कोई टास्क होगा ना, या आज आज मैंने ये प्लानिंग, आज मैंने इतनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है, उसकी प्लानिंग, प्लानिंग में हम क्या कवर कर, क्या देख रहे होते हैं प्लानिंग में हम? हमें कितनी प्रोडक्ट बनानी है, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा, कितनी हम्म। एनर्जी इस्तेमाल होगी, ये सारी चीजें। ठीक है। अच्छा आप लोग के पास, किसी के पास वैसे कोई जो आप लोग हैं, कुछ मुख्तलिफ किस्म की चेकलिस्ट्स होती हैं आपके यहाँ, होती हैं चेकलिस्ट वगैरह इक्विपमेंट्स की, इंस्पेक्शंस की वगैरह की? और तो उसको किस तरह आप लोग मंथली यूज कर रहे होते हैं, वीकली, या बस वो सम टाइम तो होता है ना वो जिसको हम माजूर के साथ कहते हैं वो खाना पूरी? ऐसा मेंटेनेंस शेड्यूल होते हैं हमारे, और रूटीन वाइज हम काम कर रहे हैं डेली बेसिस मशीन्स को। तमाम मशीन को डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं, जितनी भी मशीन है हमारी में सबको चेक करते हैं। शेड्यूल बने पर डे, वीकली, मंथली और ईयरली।
बेटे हम आगे दे पूरा नहीं धीरे धीरे काट के लेके आए हैं स्टॉप पे पचास पाएगा में दे देंगे हेलो। पड़ेगा सारे भी कर अच्छा अस्सलाम सर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ, ये मेरे ख्याल से कुछ बीच में कहीं से मुझे लगा डिस्कनेक्ट हुआ है। मैं एक मिनट कर रहा हूँ दोबारा से। अब आ रही है? अब आ रही है स्क्रीन? नहीं सर, अभी तक नहीं आई। एक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी भी। एक मिनट एक मिनट। जी अब सर, हुई? शेयर हो गई सर। प्लीज कंटिन्यू सर। अब हुई अच्छा, ये पता नहीं क्या एकदम से हुआ, तो मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ। हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन प्लानिंग की। शेड्यूलिंग डेफिनेटली एक शेड्यूलिंग होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आपकी सारी सप्लाई चेन आ जाता है कि आपका जो भी रॉ मटेरियल है, कॉस्ट कंट्रोल आपने करना है, वेस्ट आपने कम से कम करना है, वेरिय जो भी रिडक्शन वेरिएशन उसको मैनेज करना है। और सेफ्टी तो डेफिनेटली आपका पार्ट है। अच्छा, आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सेफ्टी के बारे में पूछूं, सेफ्टी पे आप लोगों ने क्या किया हुआ है? सेफ्टी पे जरा तो मुझे कोई सेफ्टी इक्विपमेंट की किस तरह, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना कोक का आपको बताऊं, तो हमारे जो कन्वेयर्स है ना, कन्वेयर तो अक्सर ऐसा होता था, मतलब टाइप तक उसकी हाइट बहुत कम होती थी। तो अगर किसी को इधर से उस साइड जाना है, तो फिर हमने छोटे छोटे स्टेयर्स आपके बनाए थे, वो कन्वेयर के ऊपर से निकल, ताकि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो आपके यहाँ सेफ्टी के लिए क्या क्या, आप लोग के यहाँ सेफ्टी की क्या स्ट्रेटेजी होती है सेफ्टी के हवाले से, अगर मैं पूछूं? वर्कफोर्स की सेफ्टी भी और इक्विपमेंट की सेफ्टी भी, दोनों लिहाज से। कोई सरप्राइज विजिट का आपके यहाँ कभी हुआ है? कोई सरप्राइज विजिट? सरप्राइज विजिट किसी को पता है सरप्राइज विजिट क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। अच्छा, सरप्राइज विजिट कभी हुआ है? सरप्राइज विजिट, या किसी को पता है व्हाट इज सरप्राइज विजिट? हमारे प्लांट में सरप्राइज विजिट तो डेली बेसिस पे हो रहा होता है। नहीं नहीं, सरप्राइज विजिट जिसे नहीं कहते। सरप्राइज विजिट ऐसे होता है मिसाल के तौर पर मुझे, अच्छा, आपके प्रोडक्शन 8-9 घंटे होती है या पूरे 24 घंटे चल रही होती है? 24 घंटे चल रही 24 घंटे चल रही होती है ना सरप्राइज विजिट। मैं थोड़ा सा अपना बता दूं, सरप्राइज विजिट होता ये है कि बेसिकली जो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं वो तो यार सबको ही पता है लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर रात में ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ ना कोक में, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हमारा फिलर एरिया था ना, फिलर एरिया। तो वहां पर हमने एक सेफ्टी सेफ्टी ना वहां पर इन्फोर्स की हुई थी सेफ्टी के, जो है अगर उस फिलर एरिया का वो दरवाजा खोलेगा, उस फिलर एरिया को दरवाजा खोलेगा, तो फिलर जो है ना वो बॉटल फिल होना बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता था, प्रोडक्शन में कंपटीशन भी रहता था कि यार मैंने अगर इतनी प्रोडक्शन कर ली तो उस पर हमारा इंसेंटिव है, तो अगली शिफ्ट में। तो वो क्या है, एक इस सिलसिले में होता क्या था कि लोग ना कभी कभार उस सिस्टम को बाईपास कर लेते थे। अच्छा, फिर सरप्राइज ये होता था कि बेसिकली रात को 1-2 बजे, जैसे मैं खुद गया हूँ, हमने रात को 3 बजे छापा मारा। वो देखा कि जो प्रोडक्शन का फोरमैन था ना, वो बैठा हुआ था पीछे आराम से, और गेट खोल के, और प्रोडक्शन बोतल चले आ रही, बोतल चले आ रही, उसने सेफ्टी को बाईपास कर दिया था उसने। चाहे टेक्निकल लोग थे। तो इस तरह का जो है, कभी आपके यहाँ हुआ है कोई सर्विस विजिट केयर? क्योंकि डेफिनेटली आपकी तो प्रोडक्शन का थोड़ा मामला डिफरेंट है, लेकिन सरप्राइज विजिट में आपको फिर जो चीजें कभी कभार लोग होते हैं बाईपास कर रहे होते हैं सेफ्टी को, तो वो पता चलती है बेसिकली। मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपसे जस्ट शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। तो इट्स कॉल्ड बेसिकली सरप्राइज विजिट। क्योंकि क्या पता है, जब ऑफिस में लोग होते हैं तो अभी तो सबको ही पता होता है कि यार अभी सब बैठे हुए हैं ऑफिस में, भी तो सब कोई भी आ सकता है, लेकिन जब रात में होते हैं ना, लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तो उस सरप्राइज विजिट में आपको जो गैप्स होते हैं ना, तो जो जो भी नॉन कंप्लायंस हो रही होती हैं चीजें, वो आपको पता चलती हैं सरप्राइज विजिट। क्योंकि हर चीज कैमरे में कवर नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती है हर वक्त हर जगह कैमरा भी नहीं लगा होता।
तो कुछ चीज़ें फिर आप पता है इस सरप्राइज विजिट में, और इससे फिर आपको डेफिनेटली एक और गेन क्या मिलता है, तो जो वहाँ पे लोग होते हैं उनको ये होता है कि यार कभी भी कोई आ सकता है, तो 2-3 महीने में, क्वार्टरली 4 महीने में एक दफ़ा सरप्राइज विजिट जरूर करना चाहिए फैक्ट्री का, ताकि जो है ना, जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है वो कभी भी वो अपने एक्टिव मोड में काम करते रहे, और कहीं भी वो अपने आप को ईज फील ना करें कि यार अरे हमें को नो वन इज वॉचिंग, और कोई मसला नहीं, काम करते रहो। ठीक है जी। ये बेसिकली जो हमारा जो मैं बताना चाह रहा था कि ये जैसे कोक का हमारा था, तो ये कन्वेयर में चल रही होती थी। अब ये जो बंदा है ये बेसिकली वो बॉटल उठा रहा है कि जिस पर या तो कैप में लगा, या ये लो फिल है या हाई फिल है। चलें जी। अब ये हमारी बेसिकली मशीनरीज होती हैं, टिपिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जो कि मुख्तलिफ पूरा आपका चीज़ हो रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग असेंबली में जैसे प्लांट मशीनरी, वेल्डिंग इक्विपमेंट भी आपके होते हैं, लॉजिस्टिक फैसिलिटी में आपके जैसे वो फोकलिफ्ट टाइप की चीज़ होती है, फोकलिफ्ट होती है ना, फोकलिफ्ट जो पैलेट उठा उठा के रख रही होती है, या और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो आपकी होती है, क्वालिटी एश्योरेंस इक्विपमेंट, उसमें जो मेजर इक्विपमेंट होते हैं। अब इसकी जो है ना, कंट्रोल इक्विपमेंट के अंदर सेंसर या बारकोड हो गए, आईटी के अंदर कंप्यूटर प्रिंटर्स हो गए, कम्युनिकेशन के अंदर नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गई, सेफ्टी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर, हाइड्रेंट्स वगैरह चीज़ें हो गई, यूटिलिटीज़ के अंदर ये पावर जनरेशन, वेस्ट, जो सारे बॉयलर्स, कंप्रेसर वगैरह हो गए। तो ये सारे इक्विपमेंट लिखे तकरीबन मेरे ख्याल से तो आप लोगों के पास ये इस तरह की सारी चीज़ें होती होंगी, बॉयलर या कंप्रेसर वगैरह। तो इसका आप लोगों का सबका मेंटेनेंस का मैकेनिज्म या कुछ चेकलिस्ट वगैरह बनती है आपके यहाँ? बिल्कुल बनती। अच्छा। और जो वो जो OEM जो रीजनल मैन्युफैक्चरर ने जो रिकमेंडेशन की होती है उसके मुताबिक इंस्पेक्शन। अच्छा, इसके कोई आपने आउटसोर्स भी किए हुए होता है, या सारा आपका इन हाउस ही सभी हो रहा होता है? कुछ आउटसोर्स, कुछ इन हाउस। आपकी आवाज़ थोड़ी सी। कुछ आउटसोर्स होता है, कुछ इनसोर्स। अच्छा, ओके ओके, कुछ ठीक है guys, वैसे सारी चीज़ें आउटसोर्स तो नहीं कर सकते, कुछ चाहे आपके पास अपने में टेक्निकल लोग होते हैं, बिल्कुल सही है। स्ट्रेटजीज इन मैन्युफैक्चरिंग. Strategies is the determination of the basic long-term goals and objective on an enterprise and the adoption of the course of allocation resource for achieving these goals. द फर्स्ट स्टेप क्या है स्ट्रेटेजी डायरेक्शन का? अब ये स्ट्रेटेजी लेवल पे बात हो रही है, ठीक है ना, जरा ब्रॉड बड़े ऊपर हाई लेवल पे, क्या हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, और हमारा प्लान क्या है, और हमें कहाँ जाना है बेसिकली, और किस तरह जाना है। ठीक है ना। देखिए, जो जाहिर बात है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इस तरह का काम हो रहा होता है, और रोज का डेफिनेटली चीज़ आ रही है, फिर चीज़ बन के जा भी रही है, तो डेफिनेटली उसके लिए पूरी एक जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसकी कोई ना कोई डेफिनेटली स्ट्रेटेजी होती है, फिर वो ट्रिकल डाउन होती है नीचे लेवल पे, प्रोडक्शन लाइन पे, फिर प्रोडक्शन लाइन से नीचे जो और फोरमैन या टेक्नीशियन कह लें, या जो भी लाइन पर लोग होते हैं, उन तक वो कम्युनिकेट होती है। तो अच्छा अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि जो है, जो ज़्यादातर लोग तो मेरे ख्याल से टेक्सटाइल के ही हैं, जी जी देखिए। तो आपके पास तो कॉटन वगैरह आता होगा, फिर वो किस तरह थोड़ा सा होता है, कोई बताएगा अपना थोड़ा सा, किस तरह होता है कि कुछ टास्क, जैसे अब आज हम गए, सुबह आप लोग आए, तो सबसे पहला क्या किया और किस तरह फिर पूरा हम लेके चलते हैं, और एंड में जो शाम तक क्या पूरी एक थोड़ा सा बताएंगे जरा, ताकि फिर मैं जरा वो उसको आगे हम उसको लेके चलेंगे, उस पॉइंट को भी कहाँ से उसमें चीज़ ऐड ऑन कर सकूँ मैं। हाँ, इशू में इशू से आगे। नो। उसमें तीन डॉक्यूमेंट है, मतलब एक मेंटेनेंस मैनेजर है, क्वालिटी मैनेजर है। मेंटेनेंस वाला आपका मेंटेनेंस का काम देखेगा, क्वालिटी मैनेजर का अपने क्वालिटी लाइन देखेगा, बेहतरीन, ज़बरदस्त। और एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा जो प्रोडक्शन वाली चीजों को देखेगा और इम्प्रूव करेगा अपने टॉप लाइन को। फिर उसके ऊपर जो कल की जो हमारी आउटपुट्स और अचीवमेंट्स होंगी, फिर उसको डिस्कस किया जाएगा मीटिंग में, उसको फिर नेक्स्ट टारगेट्स उसको बनाए जाएंगे। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? चलें आगे चलते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, या यूनिट का डेफिनेट साइज होता है ना मुख्तलिफ, कोई स्मॉल मीडियम कंपनी है, मीडियम कंपनी है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है, बड़ा सेटअप है। प्रोडक्ट का साइज क्या है, कोई छोटी लेवल की प्रोडक्ट है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, बैच है या जो भी कंटिन्यूस टाइप की चल रही है, ठीक है ना। लोकेशन, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, ये उसके ऑर्गेनाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेसिकली बिजनेस वॉल्यूम है, या क्या उसका स्टेक है बेसिकली इन द मार्केट, ठीक है ना। फैक्ट्री ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, वर्कफोर्स, बिल्डिंग एरिया। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइज। ये सबके पास ही डेफिनेटली होते हैं कि मुझे नहीं पता आप लोगों का कितना बिजनेस वॉल्यूम चल रहा है, तो वो किस यूनिट साइज में आएगा, यू नो बेटर। अच्छा, अब आते हैं ये जो बैरियर्स की हम बात कर रहे थे ना, बैरियर्स की। अच्छा जी, we all know that there is a need to improve. The question becomes why we don't improve. There are number of reasons. Not possible syndrome, ये जो चीजें ना पांच, ये हमने खत्म करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हमने अपनी प्रोडक्शन को, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। और ये हमारे लोगों के अंदर पाई जाती हैं। ये खूबियां तो नहीं होती बहरहाल, लेकिन लेकिन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। तो ये बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी इंप्रूवमेंट जो होती है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी, वो बिल्कुल क्या कहते हैं, वो कंप्रोमाइज हो रही होती है, इसको इस तरह हम कह सकते हैं। अच्छा, इस तस्वीर को देख के क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस तस्वीर से हो क्या रहा है? कैन समवन टेल? इस तस्वीर को क्या टाइटल देना चाहिए? आवाज आ रही सबको? ये आवाज तो सर आ हेलो? रही है। हेलो? हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? जी जी, मुझे तो आ रही है। नो पॉसिबल सिंड्रोम। अच्छा, जहाँ जुबैर, जरा बताएं इस तस्वीर को देख के क्या आपको क्या क्या लग रहा है, तस्वीर क्या क्या? ऐसे 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 महसूस हो रहा है कि जैसे ना दो बंदे आपस में एक दूसरे को ब्लेमिंग कर रहे हो। हाँ, जबरदस्त, वेरी गुड। ये हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है कि ये ब्लेमिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आप समझते हैं ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल ऐसी है। तो हाँ, तो इस ये बेसिकली बैरियर्स हैं, ये हमारे ना ये जो अभी हम इस पर हम चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको आज जब ये वाला टॉपिक कवर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा यार कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको यार अब जो है ना उनके लिए कुछ करना चाहिए। या तो इनको ट्रेनिंग करें, या इनको थोड़ा सा एचआर की तरफ रेफर कर देंगे, भाई इनको जरा देख लो। ऐसी है ना, सारी बात है। बिल्कुल ऐसी है ऐसे। अच्छा, ये एक और चीज है बड़ी जबरदस्त किस्म की। इसके बारे में ये क्या क्या लग रहा है इस तस्वीर को, तस्वीरें दोनों तस्वीरें क्लियर हैं बिल्कुल? जी जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ क्या है इस तस्वीर में? ये तस्वीर जिस ठीक बंदे बनी? ने जिस जिस बंदे ने ये जॉब परफॉर्म की है ना, उसने हाँ। उसने कहा ये मेरी जॉब नहीं है यहाँ पे आके। ओए होए होए यार, जबरदस्त यार। जुबैर साहब, जुबैर ने जवाब दिया ये? जी जी, जुबैर बात है। अच्छा, जुबैर नदीम, वेरी गुड, बेहतरीन। यार ये इतनी जल्दी जवाब ना मुझे ये मिला नहीं आज तक वैसे। मुझे ऐसा लगा कि आपने शायद पहले ट्रेनिंग नहीं की हुई मेरे से किसी और कोर्स में, क्योंकि अक्सर मैं नहीं, सेलेक्ट की। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है, इसको हम कहते हैं नॉट माई जॉब। अब था क्या, बेसिकली उसने पेंट करना था, उसने कहा यार मेरा काम तो पेंट करना है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसी है। उसने कहा मेरा काम तो पेंट करना है, मेरा काम ये नहीं है दरख्त को मैं इधर से उधर हटाऊं। उसने कहा मैं कचरे को इधर क्यों करूं। अच्छा, इसका अब इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? साइड इफेक्ट यही हुआ कि इसमें नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है कंपनी लॉस को। हुआ है।
और दोबारा से जय बदे वो उसको पेमेंट नहीं होगी, वो दोबारा से आएगा फिर दोबारा काम करेगा। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। और आपकी एक रेपो पर भी एक क्वेश्चन मार्क हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो अब क्या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को लोग, आप जिसने ये काम किया, आप रखोगे अपना कंपनी में ऐसे लोग? बिल्कुल कोई नहीं कोई रखेंगे। कोई कंपनी भी इसको, ऐसे लोगों को अफोर्ड नहीं करेगी। ठीक है ना। तो ये वही मैंने बताया ना, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं नॉट, वही ना अक्सर होता है कि मेरा काम नहीं है। तो फिर तो यार आपका काम नहीं, तो फिर हमें भी आपका काम नहीं चाहिए, यही फिर आंसर होता है। अच्छा जी, ये इसका जवाब आ गया। एनपीएस से नॉट माई जॉब। और वो क्या होता है, इन कंपनी की रेपुटेशन पर एक, और लॉस भी हो रहा होता है अल्टीमेटली, और एक डिससेटिस्फेक्शन बिला वजह की होती है। ठीक है जी। पीपल विद नेगेटिव एटीट्यूड फाइंड इट डिफिकल्ट टू अचीव कॉन्टेनमेंट और सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। ठीक है ना, ऐसे ही है। अब यार एक बंदे का है ही नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब वो जो है ना, बस वो घर से निकला, बस मेरा यार कुछ करना ही नहीं है, बस मेरा तो ना यही है, और उसके वो इसी में खुश है। तो इस तरह के भी लोग हमें नहीं चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड वाले। बड़ी अच्छी बात कही किसी ने, विद अ बैड एटीट्यूड यू कैन नेवर हैव अ पॉजिटिव डे। जैबत अगर मैं घर से एक एक बैड एटीट्यूड लेके निकला हूं, तो फिर मेरा पॉजिटिव डे तो नहीं आ सकता, ऐसे ही है। एंड विद पॉजिटिव एटीट्यूड यू कैन नेवर हैव अ बैड डे। अगर मैं एक अच्छे मूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकला हूं, तो मेरा कभी बैड डे नहीं आ सकता। चॉइस किसकी है? हमारी अपनी है। ठीक है जी। अब ये देखें, एक एग्जांपल है छोटी सी। ठीक है ना, कि नो वन हैज द टू स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग अ गोल। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि यार हमने सेलिब्रेट करना है जो है, और अपना टारगेट अचीव करना है। तो एक ये चीज़ ऐसी होती है जो बंदा हमेशा याद रखता है। अच्छा जी, एक चीज़ बड़ी और है, माइक्रो मैनेजमेंट। क्या हो रहा है माइक्रो मैनेजमेंट में? कुछ समझ आ रहा है माइक्रो मैनेजमेंट क्या हो, क्या रहा है? Macro management is a style of management and it means manage the smart parts of work, given continuous input and expect updates of what employee is doing some one start to finish। यानी कि मतलब जो मैनेजर है ना, उसने काम दे दिया है, वो बार बार उसके पास आ रहा है, उसको बार बार देख रहा है, और थोड़ी थोड़ी देर में उससे अपडेट पूछ रहा है, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अब ये थोड़ा जाहिर बात है, ये सुपरवाइजर या सुपर मैनेजर लेवल पे बात हो रही है, कि जब वो जो आपकी टीम मेंबर, जब ने आपको उस पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना होगा। ठीक है ना। हाँ, अगर आप समझते हैं यार वो इस काबिल नहीं था, फिर तो आपने उसको काम गलत दिया। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा काम दे दिया और बार बार उसको आप देख रहे हैं, तो वो बंदा जाहिर बात है फिर अ, उसके अंदर जो अपनी अगर स्किल्स है, तो वो तो निकल के नहीं आएगी। वो तो आप बस वो फिर वही होगा कि यार बस सर आप ठीक है सर आप बता दें। तो ये ऐसे लेवल पे हमें माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी चाहिए, कहीं कुछ चीज़ों को थोड़ा सा हमें हल्की सी कुछ लेवल पे थोड़ा सा अपने टीम को अथॉरिटी देनी चाहिए। ठीक है ना। सुपरवाइज आप करते हैं ना, लेकिन मतलब ये नहीं कि मैंने काम दे दिया, मैं थोड़ी थोड़ी देर में उसके पास आ रहा हूँ, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो उससे डेफिनेटली एक इरिटेशन टाइप की चीज़ टीम में डेवलप होती है। ये एक और माइक्रो मैनेजमेंट की एग्जाम्पल है, कि जो है ना बस वो अभी क्या हो रहा है, दिस में लीड टू डिमोटिवेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन। अब एक तस्वीर से ज्यादा जो है आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, कि वो जो है ना, उन केबिन में उनके बंद है, लेकिन वो जो बॉस है ना, वो ऊपर से बैठ के देख रहा है। अब बंदा कह रहा है यार ये कहाँ मैं फंस गया हूँ। आवाज आ रही है सबको? जी जी, आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, जी बस सर, ठीक। आवाज क्लियर है आपकी। अच्छा अच्छा, बस मैंने कहा बिल्कुल खामोशी हो जाती है ना, फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। ठीक है जी। तो मैक्रो मैनेजमेंट समझ आया, मैक्रो मैनेजमेंट? अच्छा, इस तस्वीर से देख के क्या क्या समझ आ रहा है? ये एक और बैरियर्स हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया हुआ होता है। इस तस्वीर से क्या समझ आ रहा है? कैन समवन टेल?
जुबैर आप बताएं ना, पसंद करेंगे क्या, क्या इस तस्वीर से क्या इंडिकेट हो रहा है? इसमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ना खाली एक जगह पे नहीं होती बैरियर, एक जगह पे नहीं होते, कंपनी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में बैरियर आते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और हर डिपार्टमेंट अपना अपना, आप वो देखें, अपना बैरियर डिस्कशन कर रहा है। ठीक है बिल्कुल ना? ऐसे ही। तो इस बैरियर्स को हमने खत्म करना है। इसको हम कहते हैं बेसिकली, इस टर्म को हम कहते हैं साइलो मैनेजमेंट। ठीक है ना? ओके। हाँ, इसको हम कहते हैं साइलो मैनेजमेंट। और क्या कह रहा है साइलो मैनेजमेंट? मेंटेलिटी क्या करती है? डिस्कनेक्टेड इन डिसीजन मेकिंग। जाहिर बात है, जब अगर ग्रुप फॉर्म में और क्रॉस फंक्शनल टीम्स आपस में मतलब डिस्कशन नहीं करेंगी, तो फिर क्या होगा? डिसीजन मेकिंग में डेफिनेट प्रॉब्लम आएगी, और फिर हो सकता है कोई गलत डिसीजन भी हो सकता है। तो हमने इसको डिस्कनेक्ट करना होता है। आप देख रहे हैं कैसे सब लोग आपस में, सारे डिपार्टमेंट आपस में कितने इंटीग्रेट हुए हैं, देख रहे हैं आप तस्वीर से कुछ पता चल रहा है ऐसे ही कुछ? और ये क्या कर रहे हैं? टू वर्किंग टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। और कॉमन गोल क्या है हमारा, हम सबका कॉमन गोल क्या है? कॉमन गोल को बताया, कॉमन गोल क्या है हमारा? कॉमन गोल ये, जो जो भी हमारा, जो हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन के, और वो हमारे पूरे होने चाहिए। वो कैसे हो रहे हैं? जब ये सालों, जब इस तरह के लोग जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रहे हैं और अच्छे लोग आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं आपकी। तो आज के बाद से आप देख लीजिएगा कि आपको पता चल जाएगा यार हमारे यहाँ सालो मैनेजमेंट है नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक एक और टर्म होती है ये, एक और थ्योरी एक्स, ये भी एक इस तरह के भी लोग होते हैं बहुत सारे। वो जैसे होता है ना, वो टाइम पास वाले लोग, यार आज ड्यूटी लग गई और बस यार आज तो वो जिसको हम कहते हैं माजक के साथ, आज की दिहाड़ी लग गई हमारी। बस वो उनको अपना एक होता है कि यार जो है वो ऑर्गेनाइज के, वो इतने सिंसियर नहीं होते। तो आज के बाद से आपको ये पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं। अच्छा, एक ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हर वक्त सुपरविजन चाहिए होती है। देखें, ये वो बैरियर्स है, मैं दोबारा बता देता हूँ। हम ये बैरियर्स, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा जो कोर्स का वो भी है, जैसे शुरू में सबसे पहले एक साहब ने कहा था हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए आपने अपने बैरियर्स को खत्म करना है। बैरियर्स को खत्म करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी। और ये आपका एक बड़ा, आपका जो वर्क फोर्स है, ये सबसे बड़ा बैरियर है आपका। अगर आपके पास इस तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो मतलब ये आपका बहुत मेजर बैरियर है, जो आपकी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्टिविटी को मुतासिर कर रहा है। अच्छा, अभी इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई सवाल, जो चीज़ अभी ये अपने बैरियर्स के हवाले से की, कोई अपनी कोई मिसाल शेयर करना चाहे, कोई अपना अपना कोई एग्जाम्पल कि सर मेरे पास ऐसा बंदा था, मैंने फिर उसका रिपोर्ट की, फिर आए थे उससे भेज दिया। कोई अपने किसी एग्जाम्पल्स के साथ कुछ लोग अगर इसमें एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। ये जो बैरियर्स होते हैं इनको रेक्टिफाई करने के लिए क्या सजेशन है? ये बेसिकली आपने सबसे पहले तो, आपको आज ही पता चल गया कि यार हमारे पास जो है ना ये बैरियर्स की बहुत टाइप है। ठीक है ना? अब जब बताए मेरे पास एक टीम काम कर रही है, तो मैं ये देख लूंगी यार जो है कहाँ कहाँ मुझे बैरियर, पहले सबसे पहले तो आपने बैरियर्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है ना? और फिर आपने जब बताया उसका फिर आपने उसका रेमेडियल एक्शन लेना है। और रेमेडियल एक्शन डेफिनेटली आप नहीं, एज आपका ऊपर लाइन मैनेजर होगा, फिर डेफिनेटली फिर इसमें अगर आप देखें इसमें ज्यादा जो बात हो रही है वो वर्क फोर्स रिलेटेड बात हो रही है। वर्क फोर्स की हमारी जो हमारी बात हो रही है वो वर्क फोर्स रिलेटेड बात हो रही है। इसमें डेफिनेटली फिर आपका
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंगेज हो जाएगा आपका। वो फिर इसमें इन चीज़ों को आपको एड्रेस करेगा, वो किस तरह उसको एड्रेस करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको किसी ट्रेनिंग पे भेजना है। जी जी, कुछ कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे आप? नहीं, आप बताएं, सुन रहे हैं आपकी। अच्छा जी जी। अच्छा, मैं यही बेसिकली बता रहा था कि देखें, हमने ये जो जो भी अभी चीज़ बैरियर्स में हमने देखी, इसमें अगर आपको आपने देखा होगा, इसमें ज़्यादा मेजरली जो हमारा बात हो रही है वो आपकी वर्कफोर्स कौन सी, आपकी एम्प्लॉय मैन पावर जो आपके पास काम कर रही है किसी भी लेवल पे, ठीक है ना, उसको इम्प्रूवमेंट करने की बात हो रही है। और यही आपकी जो प्रोडक्टिव, जाहिर बात है आपका ऑटोमेटेड सिस्टम तो है नहीं, जाहिर बात है कहीं ना कहीं आपको ऑपरेटर्स हर जगह कहीं ना कहीं आपको आपकी वर्कफोर्स आपने डिप्लॉय है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की वर्कफोर्स ग्राउंड लेवल पे, मिडिल मैनेजमेंट लेवल पर भी है, तो वो फिर उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उसके करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है ना, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो यार उसको हर वक्त ही मैं बताता रहूं, तो या फिर एक टाइम पे तो आप कहेंगे यार इसको एचआर को भेज देंगे या किसी को भी भेज देंगे, यार इसको हटा यार, ये बेकार बंदा, किसी काम का नहीं है। यही है ना। और अगर आपको जो सैलो मैनेजमेंट हमने देखा, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही है टाइमली, ठीक है ना, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं फिर। ठीक है ना। और अगर कोई इस तरह का बंदा है कि यार वो काम ही नहीं करने को तैयार है, वो कह रहा है ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, तो आप तो इन चीज़ों से अपने आप को एक मतलब टाइम पे निकालेंगे ना, चीज़ों को हमें स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए हमें आज ये जो हमने बैरियर्स देखे, तो अब हमें आज के बाद मतलब ये जो हमने स्लाइड देखी, हमें पता चल गया या पता चल जाएगा अब मेरे पास कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो यार मेरे काम में मेरे लिए बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्शन लाइन पर ना, जब फिर आपको पता चल जाएगा यार ये देखो ये बंदा ऐसा, ही बंदा ऐसा, ही बंदा ऐसा, ये इसमें फॉल कर रहा है, अब इसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेना है। क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आपकी वर्कफोर्स ही कर रही है ना, अगर वो एफिशिएंटली काम ही नहीं कर रही, इफेक्टिवली काम नहीं कर रही, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर कोई ना कोई सर्टेन एक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन ये क्या है, ये बेसिकली ब्लेम, जैसे हमने सबसे पहले देखी थी ब्लेम गेम, ये तो अक्सर होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए भी अभी हम एक चीज़ देख लेंगे, ब्लेमिंग गेम बचने के लिए एक चार्ट होता है, रेसी चार्ट, वो फिर बड़ा आपका आसान हो जाता है। अब आते हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट पे, जो हमारा बड़ा अहम टॉपिक है। Maintenance means that the function of a manufacturing that is associated with day-to-day issues, keeping physical plant in good operating condition. Definitely आपको जो अपनी मेंटेनेंस, जो भी आपकी मशीन है, उनको आपने अपने प्लांट को एक वर्किंग कंडीशन में रखना है, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो आपकी आप में चलती रहे। एक थोड़ी सी एक एग्जांपल, जैसे हमारे एक दफ़ा विजिट हो रहा था, तो हमने वो पूरा एक होता है ना अक्सर, आपको पता है रस्ट वगैरह चीज़ों पे आ रहा होता है, तो उसके लिए हमने ये एपॉक्सी वगैरह पेंट था जो एक मशीनरी पे हमने करवाया था। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज़, मैं शीट दिखाना चाहूँगा, जैसे मिसाल के तौर पर एक जस्ट फॉर एग्जांपल है। अभी तो मेरे ख्याल से शीट अभी नज़र क्या आ रहा है आपको, स्क्रीन पे शीट तो नजर नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से ना। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। ये जस्ट एक मैं एग्जाम्पल के लिए एक जैसे शीट में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक बनाई हुई है जनरेटर की, हमारे एक इक्विपमेंट, हम मिसाल के तौर पर जनरेटर है, तो हमने एक इसकी एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है। इस जनरेटर के अंदर जो जो पार्ट्स है, जो जो कि चेक होने चाहिए, कोई वीकली लेवल पे है, कोई मंथली लेवल पे है। नजर आ रही है आपको ये शीट सबको? आ रही।
ठीक है ना। अब जैसे इंजन ऑयल की बात हो रही है, तो इंजन ऑयल के अंदर तीन पार्ट आते हैं भाई। चेक ऑयल लेवल चेक करना है, ऑयल की कोई लीकेज है उसको वीकली बेस पे चेक करना है या डेली। ये अब डिपेंड करता है आपके फ्रीक्वेंसी पे, आपके यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, ठीक है ना, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये हमने अपने हिसाब से बनाई हुई है, हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ की इस तरह की है, ठीक है ना। फ्यूल सिस्टम, एयर फिल्टर की बात हो गई, बैटरी कूलिंग सिस्टम। अब ये जनरेटर से रिलेटेड पूरी बात हो रही है, ठीक है ना। उसमें उसके पार्ट बता दिए कि जनरेटर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्दर स्टेटस क्या है, डेट या रिमार्क्स। तो ये हम इसको एक चेकलिस्ट हम मेंटेन कर रहे होते हैं इस तरह जनरेटर की। आपके यहाँ कोई इस तरह की एज जनरेटर की तो नहीं पूछ रहा, आपके इक्विपमेंट कोई ना कोई इस तरह की चेकलिस्ट होती होगी जिसको फिर नीचे लोग साइन ऑफ भी करते होंगे, ऐसे ही है, टेक्निकल भी बिल्कुल बंदा होती साइन। है। वेरी गुड। चला जी, दोबारा उसी पे आते हैं, फिर स्लाइड पर। अच्छा जी। अच्छा, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेंटेनेंस भी आपको पता है इतनी आसान नहीं होती, ठीक है ना। समटाइम्स क्या कहते हैं, वो जो आपका सेठ या ओनर जिसको हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है, वो कहती है यार उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिल रही होती, फंड वगैरह का कभी चैलेंज आ रहा होता है, फाइनेंसिस का। ऐसे ही है ना। कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है यार, ठीक है ना। या आपकी जो मेंटेनेंस में आपकी टीम जो है वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, ठीक है ना। या टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, या लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप जो है, जो जिसकी मैं जो बारे में बात की, वही जो मैनेजमेंट वाली बात है, कि जो ऊपर की लीडरशिप है वो उसका होता है ना, यार चलने दो चीज़ों को, मतलब एक होता है मेंटेनेंस पर। उनको इसकी रियलिटी, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इतना नहीं आइडिया हो रहा होता कि जो है भाई मेंटेनेंस कितना ज़रूरी। डेफिनेटली मेंटेनेंस वांट्स सम कॉस्ट, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, मेंटेनेंस तो नहीं थी बहरहाल, मैं एक जगह फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग कराने गया। तो वहाँ भाई अभी 2024 की बात है, तो वहाँ मैं फायर सिलेंडर की ट्रेनिंग कराएंगे लाहौर में, एक बड़ी कंपनी थी। तो वहाँ 2013-14 के सिलेंडर रखे हुए थे। तो मैंने कहा ये क्या है भाई, कह लेंगे सर ये तो ऐसी है। मैंने कहा क्यों, कह लेंगे सर इसमें भरी हुई है, और सर वो पैसे भी नहीं मिले। मैंने कहा यार बड़ी अजीब सी बात है, इतने सेफ्टी तो आपको पता है कितनी, मतलब सेफ्टी की रिफिलिंग वगैरह सैलेंडर्स वगैरह तो बहुत ही चीपेस्ट है। तो अच्छा, फिर दूसरा ये था कि वो जो मैंने कहा ना, टीम नॉट प्रॉपर्ली ट्रेंड। अब वो साहब मुझसे पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर ये देखे ना भारी है। तो मैंने अब उनको क्या बता के समझाया है, दो एग्जांपल्स दी उनको। मैंने कहा यार ये आपके यहाँ ऑलपर दूध आ रहा है, ये एक्सपायर है, तो आप क्या पी लेंगे। फिर दूसरा मैंने उनको और समझाया, मैंने कहा मेडिसिन है, एक्सपायर है, क्या वो आप पी लेंगे और क्या वो आपको रिएक्शन देगी, आपको उसका बेनिफिट होगा। तो मैंने कहा ये भी ऐसी, मैंने कहा इसको आप चला के देख लें। एक इंडस्ट्री कह रही है साल, आप कह रहे हैं कि ये 10 साल, सर ये भारी है। अब उनका क्योंकि वो क्या थे, वो खुद इन्हें जिनको वो जिस जगह पे वो टास्क मिला होता उनको, वो खुद उसके वेल ट्रेंड नहीं थे। तो ये जो आ रहा है ना मेंटेनेंस में, तो उसमें ये भी आपने देखना होता है, जो जिन लोगों को जो काम दिया हुआ बेसिकली, वो काम उनको पता भी है उनको, अब उनको पता ही नहीं था। वो कह रहे हैं ये तो सब भरा हुआ है, तो ये चल जाएगा, उनकी लॉजिक ये थी। हालांकि आपको, आप सबको माशाल्लाह, आप तो यार टेक्निकल सारे लोग हैं, तो आपको पता है ऐसा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारे कुछ जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, यानी कि रुकावटें होती हैं जो हमारी मेंटेनेंस में हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं, जिसको हमने फिर सॉर्ट आउट भी करना होता है। मिशन डेफिनेटली हमारा एक मेंटेनेंस का मिशन होता है कि इंश्योरिंग द ऑपरेशन ऑफ फैसिलिटी एसेट्स विद अ हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी विदाउट इंटरप्शंस विद द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। डेफिनेटली हमें सिस्टम को कंटिन्यू भी रखना है, एक्यूरेट भी रखना है, और कोई 0% डाउन टाइम। 0% डाउन टाइम का आइडिया है किसी को। चला, विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, डेफिनेटली ये तो सबके टारगेट होता है कि मेंटेनेंस पे कॉस्ट कम से कम हमारी लगे। अगर सारी चीज़ें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइमली सब चीज़ें हो रही तो अल्टीमेटली जो हमारा मिशन ऑफ मेंटेनेंस है ना, उसको हम अचीव कर सकेंगे। ये बहुत ही अहम बात है। इंश्योर दैट द एसेट्स आर ऑपरेटेड इन सेफ एंड हैजर्ड फ्री मैनर, ज़रूरी है बिल्कुल, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, फिर एक और
कोई भी अगर अनफोर्सी नज़र आ जाए, कोई भी खुदा ना खास्ता उसको कोई ब्रेकडाउन आ जाए, तो उसको फौरन ही जो है रीज़न को आइडेंटिफाई करना है, और उस चीज़ को अपने लॉग भी मेंटेन रखनी है, करनी है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता सेम नेचर का सेम चीज़ का दोबारा प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके ऑपरेटर्स जो हैं वो ट्रेंड हो, और वो उसको दोबारा, एक तो वो चीज़ आने न दें, अगर वो आ भी जाए तो उसको फौरन ही रेक्टिफाई कर लें। ठीक है ना? मतलब एक मशीन के अंदर प्रॉब्लम आया है, 4-6 महीने बाद अगर वो दोबारा आ गया, तो वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन अगर वो ऑपरेटर एटलीस्ट ट्रेंड है, उसको पता है। ठीक है ना? जैसे अक्सर ऐसा होता है, आपको प्रोडक्शन लाइन में जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है, जब उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, तो बाद में होता है ना, डिस्कस करते हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया, ताकि वो जिस एक ने रिजॉल्व किया होता है, बाकी 4-5 लोगों को ग्रुप में पता चल जाता है कि यार कल को अगर ये दोबारा प्रॉब्लम आए, तो ये उसका जो है ना रिएक्शन रिस्पॉन्स होगा, उसने फिर ये स्टेप्स लेने होंगे उस चीज को ठीक करने के लिए। अच्छा, ये छोटा सा डैशबोर्ड है, अगर कोई आपके यहाँ अगर आपने कुछ इस तरह का सिस्टम डिजाइन किया हुआ है कि यार आपको सारी चीजें डैशबोर्ड पे दिख रही हैं, कूलेंट और मतलब जो भी आपकी चीज़ है उसमें क्या क्या आपको आजकल पता है सॉफ्टवेयर तो हर चीज़ के माशाल्लाह बन रहे हैं, तो अगर कुछ तरह की चीज़ है, तो जो है वो आप डैशबोर्ड, अगर आप ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल टाइप का डेफिनेटली थोड़ा एडवांस लेवल पे चीज़ है, कि अगर इस तरह की चीज़ हो रही है, तो आप आप सब चीज़ें आप बैठ के देख सकते हैं, आपको जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम रेसी चार्ट कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन मैट्रिक्स। किसी का कोई आइडिया, किसी का कोई एक्सपीरियंस इससे हवाले से, किसी ने कभी इसको बनाया हो या इम्प्लीमेंट कराया हो? कोई बताना चाहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन मैट्रिक्स के बारे में? नो आइडिया। नो आइडिया, चलें जी, कोई बात। अच्छा, बेसिकली क्या है, कोई भी टास्क है, ठीक है ना, या हम कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, हम क्या क्या हम एक नई प्रोडक्शन लाइन बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब उसमें ज़ाहिर बात है बहुत सारे स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या किस किस का क्या क्या रोल होगा, ताकि वो हम डिफाइन कर लेंगे। वो कैसे? हम रिस्पॉन्सिबल साइन मैट्रिक्स हम बनाएंगे कि यार मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो रोल है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो कैथी है, इसमें वो रिस्पॉन्सिबल है, जो इसको हम रेसी चार्ट कहते हैं, बेसिकली रेसी चार्ट। जो रिस्पॉन्सिबल है, आर जिसके आगे आ रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। ए का मतलब है ये अकाउंटेबल, इसका अकाउंटेबल ये है। सी का मतलब है कि इससे कंसल्ट किया जाएगा। आई का मतलब है कि यार ये इसको बस इन्फॉर्म रखना है, इसने कोई एक्शन लेना है, सिर्फ ये इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, क्या? ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैथी जो है ना, वो और ये तीन, ठीक अच्छा, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखा जाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ कैथी ही रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेक्ट जो ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कैथी है, ठीक है ना। अगर हम लैंडस्केपिंग में देखें, लैंडस्केपिंग का अकाउंटेबल भी कैथी है, ठीक है ना। मटेरियल में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बस वो उसको पता होना चाहिए कि यार मुझे पता है कि प्रोक्योरमेंट आ रही है, ठीक है ना। अब हम प्रोक्योरमेंट में देखें, प्रोक्योरमेंट में कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोक्योरमेंट में रिस्पॉन्सिबल रॉबर्ट है, ठीक है ना। अब जो मैन पावर या रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात है, उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसमें लिंडा, उसका ये रिसोर्सेज मैनेजमेंट जितने भी सारे मैनेज का काम है, वो लिंडा का है। कोई ना कोई कहीं जगह रिस्पॉन्सिबल है, कोई जगह अकाउंटेबल है। डिलीवरी में जो है कैथी, जाहिर बात है उसका बड़ा रोल है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना। अब दीन को यहाँ पर उसने अकाउंटेबल किया कि जो है दीन जो है ना, ये अकाउंटेबल है इसका, डिलीवरी मैनेजमेंट का। तो अगर हम ये इस तरह का चार्ट बना लेते हैं ना, मतलब इसको अगर हम बता दें कि यार ये वाला जो, अब ये डेफिनेटली अब आपके काम के हिसाब से कि प्रोडक्शन लाइन पर कोई काम हो रहा है, उसमें अगर इलेक्ट्रिकल का काम है, उसमें सेफ्टी का, अब आप लोग अपने हिसाब डिजाइन कर सकते हैं। ये तो एक
समझ ले नई कोई चीज बन रही है उसके हिसाब से, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जमीन का भी काम आ गया उसकी, यानी कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप इस तरह समझ लें। तो आप इसको इस तरह अपने आप कर सकते हैं यार, जो है आपके यहाँ जो भी काम हो रहा था उसमें इलेक्ट्रिकल का कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसमें सेफ्टी का कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जो वेयर हाउस का जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट है डेफिनेटली उसका, सप्लाई चेन फ्लो का उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, रॉ मटेरियल जिसने देना है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक, वो फिर आप अपना एक बना सकते हैं अपने डोमेन में रहते हुए, जो आपके अपना प्रोडक्शन लाइन के अंदर जो जो आपके मेजर कंपोनेंट्स है उसमें कौन कौन किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल है, कौन किससे अकाउंटेबल कौन है, किससे कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है ना। हर चीज़ बार बार तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर से नहीं पूछेंगे ना, कोई किसी ना किसी को से कंसल्ट आप कर लेंगे, तो वो कंसल्ट के लिए आपने दो लोग है इससे कंसल्ट कर लो, ठीक है ना। और हाँ, कुछ लोग इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए। वैसे इन्फॉर्म सभी को होना चाहिए, लेकिन लेकिन जैसे बता, हम अब एक प्रॉपर चार्ट की तरफ बात करें तो फिर ये बेसिकली होना चाहिए। अच्छा जी, एक छोटी सी एक शीट है वो मैं अभी फिल करना चाहूँगा। अच्छा, ये शीट अब सबको नजर आ रही है, क्योंकि हमने ये शीट बेसिकली समझ ले फिल करनी है एक, समझ ले, ताकि पता लगेगा मैं क्या क्या चीज़ हम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें ओवरऑल सब चीज़ें इसमें कवर हमारी हो जाएंगी, इक्विपमेंट की सेफ्टी भी और बंदे की भी सेफ्टी भी, ये सब चीज़ें। कोई पहला पॉइंट, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एसेसमेंट आर परफॉर्म प्रोएक्टिवली, ये आपके यहाँ हो रहा होता है कि नहीं हो रहा होता है? कोई मैकेनिज्म मौजूद है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन का? जो आप जो आंसर देंगे मैं वही आंसर यहाँ लिखूंगा। आ, ये जो है ना, अब इंगेजिंग है, इसमें जरा आप लोगों का मुझे आंसर चाहिए। किसी ने क्या लिखा है मुझसे? यस। अच्छा ठीक है, यस लिख दिया। चलें, मैं ये देख के, इमरजेंसी एक्शन कमेटी बनी हुई सबके यहाँ? नो वाला तो कोई नहीं है, नो वाला, वेरी गुड। नो वाला तो कोई नहीं है जिसके यहाँ नहीं है? सबको अपने रोल पता है इमरजेंसी एक्शन कमेटी को, केयर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता फायर हो जाए तो क्या एक्शन लेना है? वेरी गुड। ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की गई है सबको, वो ट्रेंड है बेसिकली। सेफ्टी अलर्ट एंड सेफ्टी डेलिब्रेशन आर कंडक्ट बाय ईआरटी मेंबर, यस कर देते हैं इसको भी। अच्छा हाँ, ये अब ये बताएं, जो आपके यहाँ जो मटेरियल आ रहा होता है वो स्टोर्ड अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इग्निशन, ठीक है ना, ऐसे ही रख रहे होते हैं उसको? अ, ये बताएं जरा इसका, हैजर्डस मटेरियल, यस आ गया, चलें जवाब। अच्छा जी हाँ, लेडर्स आर इन गुड कंडीशन। कोई और भी जवाब दे, दो ही लोग जवाब दे रहे हैं मेरे ख्याल से, जेड एन और एच। ERT representative is authorized to instruct the follow to safety rules, मौजूद है सबके यहाँ इस तरह का सिस्टम? आंसर आया नहीं, यस ही आया, वेरी गुड। अच्छा जी, ये इमरजेंसी एवैक्यूएशन रूट्स पोस्टेड के, अगर खुदा ना खास्ता फायर हो जाए तो निकलना कहाँ पर है? वेरी गुड। अच्छा जी, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टेयर अवे वॉकवेज आर क्लियर एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड, क्या मतलब है? पहले तो कोई मतलब बताए, उसके बाद इसका आंसर दे। चलें जुबैर, आप ही बताएं। इमरजेंसी इवैक्यूएशन के जो रूट्स हैं, जो रास्ते हैं, वो क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, उसमें कोई बिल्कुल, रास्ते में रुकावट नहीं होनी हाँ, चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। और एग्जिट पोस्ट भी सब साइन पोस्ट किए हुए लगाए हुए, एग्जिट क्लियर भी आपने लगाया हुआ है, ऐसे ही है। फर्स्ट एड बॉक्स सबके हैं, यस है? यस। कोई नो वाला नहीं आया अभी तक मेरे पास।
फर्स्ट बोर्ड की एक्सेस सबके पास अवेलेबिलिटी है। अच्छा जी, सिक्योरिटी गार्ड्स आर अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको पता है सिक्योरिटी चेक्स, पता है। Yes. अच्छा, इनके लोग जो आ रहे होते हैं उनके एनआईसी वगैरह भी चेक हो रहे होते होंगे, उनके बगैर एंट्री नहीं मिलती प्लांट्स पर। और जो सेफ्टी का बंदा है वो मॉनिटर कर रहा होता है, और अगर कोई इंसिडेंट होता है वो उस इंसिडेंट की भी कोई उसकी भी कोई एसओपी डिफाइन है, अगर इंसिडेंट होगा तो क्या वो रिपोर्ट कर रहा होता है इंसिडेंट को। सर एक क्यूरी थी। जी। सर सिक्योरिटी जो है वो तो अलग डिपार्टमेंट में, फैसिलिटी मैनेजमेंट में नहीं आ जाता? हाँ, सिक्योरिटी तो एडमिन का बिल्कुल पार्ट होती है। आप किस सवाल मतलब। मैं अपने इस चीज में कह रहा हूँ कि जो हेल्थ एंड मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी जो है, वो तो अलग डिपार्टमेंट है ना सिक्योरिटी से। नहीं, ठीक है, बिल्कुल तो सही है। हमें, तो वो ये चेक लिस्ट जो है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगी ना सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी इसमें क्योंकि हमारे इसमें ना एक कंपोनेंट सेफ्टी भी है ना, ये मैंने शीट जरा पहले करा दी क्योंकि जाहिर बात है मुझे लग रहा था कि लोग जो है ना थोड़े से मुझे दो तीन लोग की अब है, बाकी कुछ लोग मुझे लग रहा है साइलेंट मोड में क्या है। ये मैंने इसलिए शीट जरा एंगेज कर ली, शीट जरा आगे करवानी थी मुझे, मैंने पहले इसलिए करवा ली। ठीक है सर। अच्छा, आगे सर हम। एक और रिक्वेस्ट ये, एक रिक्वेस्ट ये थी कि ये चीज जो चेकलिस्ट है ना, ये भी काइंडली शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वो मैं कर दूंगा, वो मैं आसिफ साहब के साथ कर दूंगा, वो कोई मसला नहीं है, वो तो वो मैं पहले भी करता रहा हूँ। वो कोई मसला नहीं है, ये तो जी जी आपकी मेरे पास अमानत है यार, कोई ऐसा मसला नहीं। ये आप लोगों के लिए जी। बनाते हैं हम। तो इम्पोर्टेंट टेलीफोन जी नंबर्स जो है वो अवेलेबल होंगे, जारी बात है, ठीक है ना। एग्जिट डोर, एसी लाइट्स, वो ये मैं बताया ना, ये मैंने पहली जरा कर दी है। फायर फाइटिंग सिस्टम, हाँ चलें, ये तो अभी हमारे इसमें ही है। फायर फाइटिंग सिस्टम सबके पास अवेलेबल है, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सबके पास अवेलेबल होते हैं। जी जी सर। वेरी गुड। और कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं होता फायर इसका इक्विपमेंट का, मटेरियल का, जो है ना ओके जैसे ओके सर। जनरल कंडीशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सेटिस्फैक्ट्री क्लीननेस, उसको उनके जो फायर एक्सटिंग्विशर की सफाई, उनकी डेट्स अवेलेबल होंगी, फायर सिलेंडर पे होती है ना लिखी हुई, प्रिंट हुई हुई होती है। जी सर, मंथली इंस्पेक्शन करते हैं। हाँ, रिकॉर्ड भी अवेलेबल है कहाँ कहाँ रखे हुए होने चाहिए। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी होता है, जो आपकी सेफ्टी की टीम होती है ना, वो उसको एक राउंड करते रहे तो चीज़ें पता चलती रहती हैं। इमरजेंसी नंबर्स भी पता होने चाहिए कि अगर खुदा ना खासा हो जाए तो कहाँ कहाँ किसको क्या कॉल करनी है। सर वो पेश कर रहे हैं हमने हाँ। एरिया अच्छा वाइज। जी। अब ये आ गया, ये तो अब आप लोगों के रिलेटेड ही है, क्योंकि इज इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सेपरेटली अर्थ, यस या नो। यस सर। हम्म। इज द मेन स्विच क्लियरली मार्क्ड, होता है ना उस इलेक्ट्रिकल पैनल का वहां पे साइनेज लगा हुआ हो। जी जी सर। और ये लॉक भी होने चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर चैनल प्लग्स, सर, डीडीएस की बात कर रहे हैं आप? क्या जो इलेक्ट्रिकल जो पैनल बोर्ड्स होते हैं वो लॉक्ड होने चाहिए ना, मतलब लॉक का मतलब कि कोई और ना उसमें कुछ कर दे ओनली खुदा ना ऑथराइज्ड खास्ता। पर्सन कैन ओपन द। एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वर्क एरिया जनरली सेफ एंड फ्री फ्रॉम हैजर्ड्स, ठीक है ना। एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शंस कोई नहीं होनी चाहिए। पीपीज उसके आसपास लगी हुई होनी चाहिए। बहरहाल ये तो थोड़ा सा उसमें आ गया, इसको हम यहीं तक ही रोकते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये है बेसिकली जो हमारा 8 डेडली वेस्ट जो हम देख रहे थे, जो हमने जिसको हमने मिनिमाइज करना है। द लीन, इसको हम लीन प्रोसेस कहते हैं, बेसिकली मेथड फॉर क्रिएटिंग मोर इफेक्टिव बिजनेस बाय एलिमिनेटिंग वेस्टफुल प्रैक्टिस। हमने जो वेस्टफुल प्रैक्टिस है इसको हमने और एफिशिएंसी इंप्रूव करनी। ईच एम्प्लॉय शुड हैव द फर्म फिट एट वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री मैनेजमेंट इज पॉसिबल। इस पर हम सबका बिलीव होना चाहिए, हर एम्प्लॉय का जहाँ काम कर रहा है, कि यार जो है ना हम इसको और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। अब ये वो 8 चीजें हैं बेसिकली जो कि हमने हमारी
वेस्ट हो रही थी किसी ना किसी तरीके से। ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, डिफेक्ट्स और स्किल्ड। ठीक है ना, वो स्किल्स आपको पता है ना, वो जो हमने बात की अभी बैरियर्स टू इम्प्रूवमेंट में, आपने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब पे अगर नहीं लगाया हुआ है तो वो फिर यहाँ पे स्किल्स का हमारा, अभी इसको वन बाय वन हम देख भी लेंगे। ये फिर वही उसकी बात आ रही, डिफेक्ट्स ओवर, इसमें सीक्वेंसेस आगे पीछे। अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन, आप देख रहे हैं इसमें, आपको स्लाइड नजर आ रही है, क्लियर नजर आ रही है स्लाइड? जी जी सर, आ रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है, वो ओवरबर्डन है, वो अनइवन है, उसमें तीसरे वाले में क्या हो रहा है, सबसे सही वाला कौन सा है? लास्ट वाला। सबसे सबसे लास्ट वाला। लास्ट। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा बता दूं कि जैसे क्योंकि हम कंटिन्यू चल रहे हैं ना, मेरी तो अपना ये है कि मैं कंटिन्यू कराऊं, क्योंकि अगर 15-20 मिनट का ब्रेक कर लेंगे तो अभी तक रमजान है तो हमारी ट्रेनिंग और आगे चली जाएगी। तो आप लोगों की क्या राय है कि कंटिन्यू कर लें, ताकि अभी तक आप लोगों को भी आगे फिर, ताकि हम 12 सवा 12 बजे के करीब इसको हम क्लोज करें, क्या कहते हैं आप लोग? सर कंटिन्यू करना। बस ठीक है, मैं भी इसी मेरा कंटिन्यू करना। ठीक है। तो ये हो रहा होता है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट हो रहा होता है ना, तो इसको हमने, मतलब ये भी एक जो लीन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है बेसिकली, उसमें हमने इसको देखना होगा कि यार हमने अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हमने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, मैनेज करना है, वेस्ट नहीं होने देना किसी भी फॉर्म पे। ये ओवरबर्डन में मतलब वेस्ट, ओवरबर्डन है वो फिर कहीं ना कहीं इक्विपमेंट के लिए डिजास्टर ही क्रिएट करेगा, ओवरबर्डन में ही होना चाहिए। क्या लग रहा है इसको देख के? ओवर लग रहा है। हाँ, मतलब इन्वेंट्री इतनी मंगा ली है वो या तो पीछे प्रोडक्शन की लाइन में वहाँ कहीं मसला है, या फिर वो जो है बस वो इन्वेंट्री मंगा के रख ली है, या तो शायद पता नहीं मार्केट में शॉर्ट हो रही थी क्या था बहरहाल। लेकिन ये अच्छा, इससे एक चीज और हो रही है कि ऑब्स्टेकल भी क्रिएट हो रहा है, आप देख रहे हैं रास्ते में आगे तक रखी हुई है, तो ये तो बीच का पैसेज तो आपका क्लियर होना चाहिए ना, ताकि खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए तो बंदा भाग सके। तो इसके दूसरा प्रॉन्स कौन कौन क्या हो रहा है, बेसिकली आपका सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो यही बेसिकली यही प्लानिंग है सारी, कि जो सप्लाई चेन में बंदा काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए, और आगे जो प्रोडक्शन उसको सप्लाई चेन के बंदे का कोऑर्डिनेशन आगे वेंडर के साथ भी चल रहा है, प्रोक्योरमेंट के साथ भी चल रहा है, और जो प्रोडक्शन लाइन है उसके साथ भी चल रहा है, कि जो है इन्वेंट्री हमारी सही मैनेज होनी चाहिए आगे। या तो हम आगे से हमारा कहीं इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं आगे से कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी है, कम्युनिकेशन सही नहीं कर रहे हम, और हर चीज ओवर, फिर ज्यादा इसमें आपका वेस्ट होने का भी खतरा होता है, ज्यादा जो चीज ज्यादा रखी हुई होती है खराब होना शुरू होती है। अच्छा, फीफो टर्म का आइडिया है ना, फीफो टर्म का किसी को फीफो टर्म का आइडिया, व्हाट इज फीफो? हाँ जी, फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो फिर इसमें जब इस तरह की चीज होगी तो फिर उसमें कभी कभार आपको ये फीफो भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, इसमें टाइम भी आपका वेस्ट होगा। अब आपने ये लाके रख दिया, अब जो आपने ये, अब आप देखें जो रखा हुआ है बाहर, अब इसमें क्या हो रहा है, अभी इसी जो अभी मोशन आएगा ना, वो मोशन भी इससे कनेक्टेड, जिसको हम इस तरह कर लेते हैं। मैंने ये रखा, अब जाहिर बात है इसके पीछे जो सामान रखा हुआ था वो पहले से आया हुआ था, ऐसा ही है। अब जाना, अब जाने के लिए उस सामान को पहले जाना है, तो उसके लिए क्या होगा, पहले इसको हटाएंगे, ऐसा ही है, और फिर हम वो भेजेंगे, वो हम लेके जाएंगे। अब मोशन मोशन में भी हमारा क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, जो मोशंस बढ़ रहे हैं उस पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है।
कोई कुछ कहना चाह रहा है? वो इक्विपमेंट का या बंदे का, वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप यहाँ तो कोर मेथड डिजाइन किए हुए हैं आपने, प्रोसेस आपने ऐसे किए हुए हैं जिससे एक चीज बार बार करनी पड़ रही है। आप देख रहे हैं उसी तस्वीर में, हम इसी तस्वीर में दोबारा अगर मैं लेके जाऊं तो उसमें क्या हो रहा था, मतलब आपने वो सामान ला के रखा, अब मुझे वो सामान दोबारा हटाना है और फिर मैं पीछे वाला सामान निकालना है, तो मेरा मोशन बढ़ रहा है। तो वो भी मोशन में ही कह रहा है वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। ठीक है ना? तो आपका इक्विपमेंट का मोशन या बंदे का मोशन, वो दोनों के मोशन की कॉस्ट है ना, दोनों की कॉस्ट है नहीं है? कॉस्ट है। obviously ठीक है ना? cost है। एग्जैक्टली exactly। ठीक है ना? तो जो है इसलिए उसको, तो हमने इस चीज को हमने मिनिमाइज खत्म करना है। ये जो हमने कहा ना वेस्ट हम कर रहे होते हैं, वो आपको लग नहीं रहा होता, लेकिन अभी आपको आज के बाद थोड़ा सा आगे हो जाएगा कि यार हाँ ये चीज तो हो रही होती है वाकई, और इसको हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो चीज हम दोबारा हटा रहे रख रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली कॉस्ट ही आपकी लग रही है। वेटिंग, ये भी एक कॉस्ट है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, पार्ट्स नॉट अवेलेबल ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड वेयर हाउसिंग। ठीक है ना? क्योंकि प्रोडक्शन ने अपना प्लानिंग बताई नहीं थी, और जो है या तो रिक्वेस्ट रेज नहीं की थी प्रोक्यूरमेंट के पास, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अब आपको पता लगा आपकी लाइन लोग बैठे हुए सारी आपकी लेबर वर्कफोर्स आई हुई है, वो बैठी हुई है, वो किस चीज़ के लिए बैठी हुई है? कि आपके पास क्या नहीं है? सामान। मटेरियल नहीं है, बिल्कुल। या मशीन आपकी ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है ना? या लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर है, वर्कफोर्स आपकी है ही नहीं आज, या कुछ लोग उसमें से आपने रोस्टर सही नहीं बनाया हुआ, या आपका मैकेनिज्म या आपकी वर्कफोर्स आपके पास पहले ही कम थी, आपने टाइमली आगे कम्युनिकेट नहीं कर सकते डिपार्टमेंट को, पता लगा वो जो पहली वर्कफोर्स कम थी उसमें से भी और कम हो गए, तो आपको इंतजार ही करना पड़ रहा है। और वही यूटिलिटीज की बात आ गई कि जो एसेंशियल यूटिलिटीज होती हैं वो अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो वेटिंग से भी आपकी कॉस्ट आपकी वेस्ट हो रही है आपकी, क्योंकि आप तो उनको पे कर रहे हैं ना अल्टीमेटली। अच्छा, ओवर प्रोडक्शन, इफ आइटम आर प्रोड्यूस मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय कस्टमर देन इट्स सेट फैक्टरीज इन्वॉल्व इन ओवर प्रोडक्शन। ठीक है ना? मतलब आपके आपने रिक्वायरमेंट के से ज्यादा बना दी, तो अभी क्या है फिर ये ओवर प्रोडक्शन है। अब कस्टमर मतलब जाहिर बात है वो तो इतनी लेगा ना जितने उसने आपसे डिमांड की थी, या वो ले लेगा सारी जो यार उसने कहा और ले लो थोड़ा सा यार माल, क्या कहते हैं? ऑब्वियस, अव्वल तो आप भेजेंगे नहीं, और आप, अच्छा जो भी था आवाज आई नहीं बहरहाल मुझे। ओवर प्रोसेसिंग, ठीक है ना? अननेसेसरी ह्यूमन इमोशन, वही 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 जो मैंने बात की ना अभी, ये इन्वेंट्री में ये वही वही चीज वेटिंग से रिलेटेड ही बेसिकली। ठीक है ना? जो आपने अपने प्रोसेस ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें आपका टाइम जो ज्यादा आपका लग रहा है। ठीक है ना? जहाँ आपके ह्यूमन के इमोशन अननेसेसरी इन्वॉल्व हुए हुए हैं। ठीक है ना? जहाँ ये आपकी जो मशीन है वो आपकी स्पीड के आपसे सही काम नहीं कर रही, और टू मच पेपर वर्क, बहुत ज्यादा पेपर वर्क किया हुआ है, तो वो ये सब चीजें ओवर प्रोसेसिंग का पार्ट आपके होती हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डिफेक्ट्स एंड क्यू चेक। ठीक है ना? कि जाहिर बात है अगर आप वही लैक ऑफ मैन पावर या लैक ऑफ इन इफेक्टिव मैन पावर की वजह से आपके पास डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? और डिफेक्ट्स को वो कह रहा है क्यों, किस वजह से आ रहे होते हैं? आपने ट्रेनिंग नहीं दी हुई अपने स्टाफ को, या आपके पास स्किल लोग नहीं है, इनकैपेबल, आपके पास प्रोसेसेस, आपके प्रोसेसेस में वीक है, आपके पास ऑपरेटर्स जो है ना वो सही काम नहीं,
ट्रांसपोर्टेशन है वो तो फिर उसी के पार्ट पहले हम देख चुके हैं। तो ये आपके जो जितने ज्यादा डिफेक्ट्स आ रहे होंगे उतने ज्यादा फिर आपका वेस्ट ही हो रहा होगा ना वो तो। वही आ गई फाइनली, नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट, पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ टीम ट्रेनिंग, इनकम्प्लीट मेजर्स, फेलियर टू इन्वॉल्व पीपल इन वर्क प्लेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। बहुत ही अहम बात है। अक्सर हम मतलब होता है ना कि कंसर्न लोगों को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते, कहीं होता है आपस में थोड़ी सी वो एक प्रोफेशनल टाइप की चीज़ होती है या कुछ और वजह होती है, ठीक है ना यार, इसको इन्वॉल्व नहीं रखना। तो वो तो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो कि आज मैं समझता हूँ आज के बाद जब हमने बैरियर्स वाला वो पढ़ा है, तो वो आप लोग अपने तौर पे कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करें। और जो है अ, उसको हर चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, जो खराब चीज है वो फौरन खत्म नहीं हो सकती, वो मिनिमाइज हो सकती है। स्टार्ट उसको करते हैं हमेशा मिनिमाइज से। अगर हम ये टारगेट कर लें कि यार आज ही खत्म कर दूंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने मिनिमाइज ही हम पहले कर सकते हैं, फिर जाके और एलिमिनेट हम उसको हम करेंगे। लेकिन फौरी तौर पर एलिमिनेशन तो आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है किसी भी जगह पर। हाँ, मिनिमाइज जितनी हम कर सकते हैं उसमें हम अपना रोल प्ले करें। कोई सवाल इसमें किसी को भाई? आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी। अब आते हैं हाउस कीपिंग, जो हमारा इसका पार्ट था बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। 5S, इसको हम जैपनीज कॉन्सेप्ट बेसिकली कहा जाता है। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर। ये तो मैं आपको तस्वीरों से ही आइडेंटिफाई कर दूंगा तो आपको जो है ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। जो हमने अभी वहाँ छोड़ा भी था हमने थोड़ा सा फॉर्म, तो उसको हम फिल भी कर लेंगे इसको हाउस कीपिंग करने के बाद। सबसे अहम बात है सॉर्ट, ठीक है ना। रिमूव आइटम ऑन नॉट यूज्ड इन एरिया, आउटडेटेड मटेरियल, ब्रोकन इक्विपमेंट, रखे रखे हुए होते हैं ना, इसको जिनका इस्तेमाल नहीं है उनको या तो रेड टैग से प्लेस कर दें और उनको रिमूव कर दें, ठीक है ना। अब देखें, एक चीज ये रखी हुई थी और एक चीज वो इस तरह रखी हुई है। भारत दूसरी वाली ज्यादा मुनासिब लग रही है, इसको हम सॉर्ट कहते हैं। अगली चीज आगे सेट इन ऑर्डर, एक तरीके से रखी हुई है, ठीक है ना, बजाय इसके कि ये किसी तरीके से रखी रहे। शाइन, ये कोको कोला प्लांट की, आपको अपने प्लांट की दिखा रहा हूँ कि ये जो है शाइन आपका चल रहा है, आपका साफ सुथरा बिल्कुल चमकता हुआ आपका प्लांट है। स्टैंडर्डाइज, वो जो अभी हम चेकलिस्ट हम कर रहे थे ना, वो चेकलिस्ट यहाँ यहाँ से बेसिकली समझ ले पार्ट था उसका, जो कि हम पूरी कर लेंगे अभी इसके बाद। व्हेन द फर्स्ट थ्री एस आर एस्टेब्लिश, बेस्ट प्रैक्टिस शुड बी स्टैंडर्डाइज। अब जाहिर है आपके वो तीन कौन कौन से अभी हमने तीन देखे? कोई बताएगा किसी को हमने तीन अभी कौन से हमने 5S पे 3S कौन से हमने देख लिए हैं अभी? कौन बताना चाहेगा? Set, sort in order, time. नाइन, वेरी गुड, जबरदस्त। जब आपने ये तीनों चीजें कर ली, तो अब आपने तो उसको लेके अब आपने ये आपका स्टैंडर्ड्स, अब आपका ये स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया, ठीक है ना। अब आपका स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया कि अब और आपके कंपनी कल्चर, इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी प्रीमियम टेक्सटाइल की। अब जब मैं वहाँ लास्ट वीक ही गया था ट्रेनिंग कराने, तो मुझे वहाँ की हाउसकीपिंग बहुत बड़ी, मुझे उसने वो किया यार, अट्रैक्ट कि यार मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ कि बेहतरीन किस्म की हाउसकीपिंग थी। तो जो जैसे मैं आपको एग्जांपल में शेयर भी कर रहा हूँ,
provide visual reminders of photos as well as proper improper assign role and set of expectation responsibility to maintain the, ठीक है, इसकी चेकलिस्ट वगैरह होती है। अब आपने इसको मेंटेन लेके चलना है, ठीक है ना। अब हम दोबारा उसी शीट पे आ जाते हैं, ताकि वो मैं शीट फिल करना चाहूंगा, क्योंकि वो शीट हमारे इसी का ही पार्ट है। ये क्योंकि इसमें हाउस कीपिंग से रिलेटेड है। अच्छा जी। इज द जनरल वर्किंग कंडीशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर गुड? यस यू नो, आंसर कोई देना चाहेगा यस इसका? यस फर्नीचर अच्छा। गुड। अच्छा, पेंट वगैरह आपको पता है, अक्सर हम लोग कराते रहते हैं फैक्ट्री पे, क्योंकि जाहिर बात है वो उससे आपका थोड़ा सा पता चलता रहता है कि यार थोड़ा साफ सुथरा है। यस आपकी सब चीजें अच्छा, आपका जो फ्लोर है वो सिल्परी वगैरह तो नहीं है? अगर है तो उसको आपने वहाँ सिल्परी फ्लोर का साइनेज होता है वो लगा दिए। कंडीशन ऑफ द विंडो ग्लास साफ है। कूलिंग हीटिंग इक्विपमेंट सही काम कर रहे हैं। फैंस भी सही है। अब वो क्या कह रहा है, जनरल हाउसकीपिंग इज गुड एंड इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेंटेन एज नीट एंड क्लीन, ठीक है ना? यस या नो? Yes, yes, वेस्ट कंटेनर आर केप्ट क्लोज इन प्रॉपर मैनर। yes. सुटेबल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर हैंडीकैप। अच्छा, ये इसके बारे में जरा बताएं, इसके इसके लिए आपके यहाँ कंपनी में क्या पॉलिसी है? तो फिर हम उधर आ जाएंगे, इसके बारे में जरा आपको बताएगा। आपके यहाँ है कोई हैंडीकैप का कोई कोटा वगैरह जो होता है ना, एक दो तीन लोग तो होते हैं। हेलो। हमारा ऐप में कोटा तो है, कोटा अच्छा, अपार्टमेंट लेकिन तो है। उ, उ, उनके लिए आपने क्या फैसिलिटी रखी हुई है? वो किस प्रोडक्शन प्लांट्स अगर आप देखते हैं बड़ा वो एक काम होता है कि ऐसे का मामला नहीं है। अच्छा, ये मुझे वैसे जो भी किसी ने बात की ना, वो शायद वो माइक पे अगर उन्होंने खोल के बात की तो वो समझ में आई नहीं मुझे। मेरा हमारे इसका इसमें का काम है तो इस इस वजह वजह से से इसका अच्छा, अब आखिरी हमारा था स्टैंडर्डाइज में, यूज चेकलिस्ट टू कंडक्ट रूटीन ऑडिट्स एंड रेगुलर मेंटेनेंस। अच्छा, आपका इंटरनल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट? जी होता है। अच्छा, एक होता है क्रॉस फंक्शनल ऑडिट, वो होता है क्रॉस फंक्शनल ऑडिट, वो पता है क्या है? क्लास फंक्शनल ऑडिट होता है जो स्टैंडर्ड है क्रॉस। नहीं हाँ जी, वो क्रॉस फंक्शनल ऑडिट ये होता है कि एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट में जाके ऑडिट करता है। नहीं, एक साथ दो दो लोग बोलेंगे तो समझ में आएगी नहीं बात मुझे। एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट का ऑडिट करे, क्रॉस ऑडिट ये होता है कि अगर यूनिट वन वाले यूनिट टू का ऑडिट करे, यूनिट टू वाले यूनिट वन का ऑडिट करे। ये भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, कोक में हम थे ना, तो मैं एडमिन में था, ठीक है ना। तो हमने किया क्यूसी वालों का ऑडिट, क्यूसी वालों ने किया फाइनेंस का ऑडिट, फाइनेंस ने किया हमारा ऑडिट, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं क्यूसी कर रहा हूँ, क्यूसी मेरा कर रहा है, ये तो फिर वो नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इसी इंटरेस्ट हो जाएगा। तरह, जी जी इसी तरह हमारे यहाँ भी ऑडिट अच्छा, होते इस हैं। तरह फिर अगर मुझे सुनने में, मेंटेनेंस हाँ, वाला मेंटेनेंस वाला होता है तो क्वालिटी वालों का ऑडिट होता है, क्वालिटी वालों का करते हैं। और इसी तरह हाँ, सपोर्ट में एचआर वाले जो है वो अंदर का करते हैं, और सही। पावर प्लांट का मेंटेनेंस का यूए अच्छा, डिपार्टमेंट का है। यानी कि जो डिपार्टमेंट है उसके अपने बंदे अपने डिपार्टमेंट का ऑडिट नहीं करेंगे।
बिल्कुल। वो असल में सुनने में थोड़ा सा आवाज क्योंकि थोड़ी लाउड हो रही है ना, तो वो इको हो रही है कुछ आवाज, तो मुझे बिल्कुल। तो जो है, अच्छा इसका इससे बेनिफिट क्या होता है हमें? इससे बेनिफिट इससे बेनिफिट सर ये होता है कि जो आपके डिपार्टमेंट्स वाले हैं वो गैप्स में हम आएंगे और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट गैप्स को बेहतर किया जाता है। और आपको सही इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको करेक्ट और इन्फॉर्मेशन हाँ मिलती है। एक्चुअल सही इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। ठीक है ना? वो और मतलब उसमें कोई वो जो थोड़ा सा होता है ना, उसमें थोड़ा सा उस इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं, वो फिर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आए तो उसकी बेस पर फिर आप करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। देखिए सबका हम वही सबका हमारा आपका, हम कहीं किसी इदारे में काम कर रहे होते हैं, हमारा कॉमन गोल तो यही होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन फले फूले। इसको आसान अल्फाज में कहते हैं फले फूले। फले फूलेगी तो डेफिनेटली फिर हम हमें भी उसका फल मिलेगा, साल के जो आखिर में सबको मिलता है। ऐसा ही है। जी बिल्कुल सर। ठीक है ना? और लास्ट उसका 5S में है सब सस्टेन। डेफिनेटली आपने सारी चीजें कर ली, अब आपने इसको सस्टेन भी तो रखना है, इसको सस्टेन भी रखना है, इसको लेके चलना है। अब इसमें आपने सब लोगों को अब जो है ना, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है आपने उनको रखना है। ठीक है ना? अच्छा देखिए मिसाल के तौर पर जैसे इसमें एक एजुकेट तो है, ठीक है, आपने कर दिया, कम्युनिकेट भी कर दिया लोगों को। अब रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। अब मिसाल के तौर पर ना हमारा एक फैक्ट्री में ना वो होता था एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का, ठीक है ना? वो उसका टाइटल था गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है ना? गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो अगर आपने, होता ये था बेसिकली ना, उस पे हम उसको रिकॉर्ड मेंटेन कर होते थे कि यार मैंने सर ये इनिशिएटिव लिया, ये इनिशिएटिव लिया। आपने क्वार्टरली जो जो भी इनिशिएटिव लिए वो आपने अपने लैंड मैनेजर को ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर दिए, फिर उस पर डेफिनेटली जिसने सबसे ज्यादा किए होते हैं। अच्छा, रिवॉर्ड सभी को मिल गया, लेकिन अब इससे अल्टीमेटली रिवॉर्ड से, छोटे छोटे रिवॉर्ड से हो क्या रहा है? जैसे ना हमारा होता था, आप देखें अगर आपके वर्कर्स को सबको छोटे छोटे सर्टिफिकेट मिलने हैं, उससे हो क्या रहा है? एक तो उनकी ओनरशिप डेवलप हो रही है उनके अंदर, और जो है ना एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, और उनको ये फील हो रहा है कि यार हम भी कुछ पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, हम हमारी भी कोई इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? तो डेफिनेटली आपने अपने वर्कफोर्स के अंदर ना ये चीज क्योंकि डेफिनेटली जरूर रखनी है कि आपका एम्प्लॉय जो है वो अंदर कैसे मोटिवेट रहे, और जो है ना वो आपकी जो टारगेट्स है, जो आपकी उससे एक एक्सपेक्टेशन है, उसको कैसे मीट करे। हमारे जैसे मैं अक्सर, अब मैं ट्रेनिंग में जरूर एक पार्ट कहता हूँ कि जो है ना, हर चीज मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होती। अगर आप किसी को थोड़ा सा ऐसे यूं करके आप कंधे पे जाके उसको थपकी दे देना और कह दें गुड जॉब, अच्छा चलो शाबाश शाबाश गुड, तो वो भी थोड़ा सा उसकी हिम्मत बन जाती है, देखो यार मुझे मेरे बॉस ने आज हिम्मत की। तो एक छोटे छोटे एक वो होते हैं वर्ड्स, आप उसको कह सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ ना एक छोटे से कार्ड्स मिलते थे, कार्ड्स कोका कोला में। तो वो छोटे से कार्ड दिया, वो उसको जाके उसकी उसको दे दिया। अब वो याद है, जैसे मेरे पास भी अपने रखे हुए, तो क्या होता है कि आदमी को इनर सेटिस्फेक्शन भी होती है, देखो यार मेरे काम को सराहा जा रहा है। तो ये एक बड़ी अहम बात होती है जिसको हम मतलब रहते हैं, अगर मैनेजर लेवल पे ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ को देखना चाहिए। फाइनली हमारा टॉपिक आ गया हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट। सभी को पता है माशाल्लाह कि हेल्थ सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इसके इसमें किसी किस्म का जीरो टॉलरेंस है। मोस्ट एक्सीडेंट आर कॉज बाय ignorance, carelessness, neglect, or lack of skills. Always remember safety first, safety last, safety always. आप लोग सेफ्टी के लिए क्या आप लोग कोई कोई इसको किस तरह कंप्लायंस कराते हैं? कोई इसके लिए क्या कोई कैंपेन चलाते हैं, या कोई कुछ साइनेज के थ्रू, या बस बस जो साइन बोर्ड लगा दिए उससे सेफ्टी चल रही है? क्या करते हैं सेफ्टी के लिए? कोई प्रोग्राम्स करते हैं? साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड है। ठीक है। अच्छा मैं आपको छोटी सी मिसाल आगे अच्छी पढ़ के बताता हूँ। हमारे यहाँ कोक कोला में ना बेसिकली एक उन्होंने क्या किया था, एक सेफ्टी वॉल बनाई हुई थी। एक सेफ्टी वॉल बनाई थी, और वहाँ जितने भी किस्म के सेफ्टी गैजेट्स थे ना जो यूज करते हैं आप सेफ्टी में, वो वहाँ लगे हुए थे। ठीक है ना? अच्छा अब होता ये था कि बेसिकली ना हर बंदे को वहां पे, जब
प्रोडक्शन लाइन ऑफ होती थी, जब उनकी शिफ्ट ऑफ होती थी, 3 मिनट का, 3 मिनट्स का, मैं आपको अपने पढ़ के बता रहा हूँ, 3 मिनट्स का वो सेशन ना, मतलब जरूरी नहीं सबने लेना है, को 300 लोग हैं, उसमें से भले 10-15 लोग हैं, उन्होंने वो 3 मिनट्स का सेशन सेशन लेना होता था। फिर अल्टीमेटली पूरे, अच्छा, एक आपने वो हफ्ते महीने में एक दफा भी ले लिया ना, वो काफी है। फिर बाकायदा उनकी अटेंडेंस मार्क हो रही थी कि 1000 लोगों में से 800-900 लोगों ने लिए, 100 लोगों ने लिए ही नहीं सेशन। ठीक है ना? तो उससे ही एक तो यार उनका इंटरेस्ट पता चलता है यार, ये इनका इनके कंसर्न है यार, ये वाकई इंटरेस्ट लेते हैं और ये सीख रहे हैं, मतलब इनको। अब हम उसमें बताते क्या थे, सेफ्टी, जो भी प्लांट पे रिलेटेड जो इंसिडेंट हुआ, खुदा ना खास्ता, या एक्सपीरियंस हुआ, वो बताते कि भाई अंदर से ये देखा गया, इसको नहीं करना। एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे होते थे। तो इस तरह के छोटे छोटे, फिर इस तरह एक कैंपेन लॉन्च की थी, उसका नाम रखा था हमने, आओ मिलकर रहे महफूज। ठीक है ना? उसके अंदर आधे घंटे का किसी को इंडस्ट्री से किसी को बुला के ना, आधे घंटे का पौने घंटे का एक सेशन करा दिया। सब लोगों नहीं, जो मेजर आपने समझते हैं यार, जो जिनका काम है सुपरवाइज करना, उन लोगों को एक उनको सेशन करा दिया। ठीक है ना? तो इस तरह की चीजें जब हैपनिंग लाइवली चल रही होती है ना, थोड़ी सी हैपनिंग्स करनी होती है, तो फिर क्या होता है, एम्प्लॉय भी जरा मोटिवेट रहता है, चार्ज अप रहता है कि यार हाँ, ये भाई सेफ्टी पे बड़ा कंसर्न है फैक्ट्री का, इस पे जो है ना जरा इस पे नजर रखो। जैसे ही वही जो मैं बता रहा था, देखें एक कैंपेन बकायदा लॉन्च हुई हुई है, आप देख रहे हैं, आओ मिलकर रहे महफूज। और लोग, पीपल आर लिसनिंग, मतलब ये जो भी एचआर की हैं वो उनको बता रहे हैं सेफ्टी की। ये हमने एक कैंपेन लॉन्च की थी। अच्छा, हैजर्ड्स रिपोर्टिंग, आपके पास क्या सिस्टम मौजूद है हैजर्ड रिपोर्ट? अगर ये देख रहे हैं कि ये सबसे पहला वाला हैजर्ड नजर आ रहा है आपको? हाँ, रास्ता ब्लॉक हुआ। हाँ, रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ है, बिल्कुल। और अगर कल को खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, पता चला बंदे फंस गए यहाँ पर। ठीक है ना? ये इसको देखना होता है। वो आप देख रहे हैं फोकलिफ्ट का जो वो व्हील, कुछ पार्ट है उसका टूटा हुआ, वो चला रहे हैं, उसी से लोडिंग हमारा अनलोडिंग कर तो है रहे ही हैं। नहीं है। हमें तो अंदर यूनिट्स में ठीक है, तो आपके यहाँ कोई सिस्टम इस तरह का मौजूद है, हैजर्ड्स अगर कोई हो जाए उसको किस तरह रिपोर्ट करना है? इसको हम कहते हैं हैजर्ड रिपोर्टिंग। ठीक है ना? इसको आपने तस्वीर खींच के, हमारे यहाँ तो गूगल में बड़ा सिंपल था, तस्वीर खींच के भेजो ताकि बंदा नेक्स्ट टाइम ना ये गलती कभी नहीं करेगा। अब जैसे ये बॉक्स खुले हुए हैं, इलेक्ट्रिकल के बॉक्स आप देख रहे हैं खुले हुए हैं, अब ये ये ऐसे हैजर्ड क्लोज। चांसेस ही नहीं रहते हमारे पास, ऐसे चांसेस हैं ही नहीं कि हम ऐसी चीज ओपन रखें। अच्छा अच्छा, चलें, अच्छी बात है। अच्छा, ये एक कोशिश हैजर्ड्स ही है। करते हैं ये ये आप देख रहे हैं। अच्छा, वो लास्ट वाला आपने देखा, सीढ़ी वाला आपने देखा, स्टेप वाला आपने देखा, एक स्टेप वाला, वो कितना छोटा सा वो था, क्योंकि बंदा एकदम से उतरेगा जाएगा तो उसके तो जहन में ही होगा ना स्टेप है, लेकिन वहां नीचे क्या था, नहीं था। फिर उसको हमने क्लोज किया। ये रियल एग्जाम्पल है जो कि मैं आपसे अपनी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग क्या कोई वर्क परमिट का कॉन्सेप्ट है? वर्क परमिट का, अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ पर वेल्डिंग या कोई थोड़ा सा क्रिटिकल काम है, जहाँ पे आग वग खुदा ना खास्ता लगने का, या कोई वेंडर बाहर से आया हुआ है कोई सर्विसेज दे रहा है, तो कोई वर्क परमिट वगैरह बनता है? ये बनता है। अच्छा, चलें, जबरदस्त। हम थोड़ा सा आखिर में वो भी एक एक्सरसाइज कर लेंगे वर्क परमिट की। तो अभी ये हैजर्ड का भी, लेकिन आपने नहीं बताया कि हैजर्ड का, अगर कोई हैजर्ड आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको क्लोज करने तक का क्या मैकेनिज्म है? उसका कोई ऐसा ऐसा सिस्टमैटिक मैकेनिज्म नहीं है। नहीं बता दिया मैंने, तुम्हारे जो रास्ता ब्लॉक था, इसके बुला के रखने के बाद ये लेकर पैनल है पैनल है, करके बुलाओ। अच्छा, चलें, आगे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ वर्क परमिट की टाइप्स होती हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं ना, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हॉट, वेल्डिंग, कोल्ड। कोल्ड कोल्ड में कौन से काम परफॉर्म हो सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? कोल्ड में
ऑपरेशन किया जाए। नहीं, मुझे आवाज आई नहीं, या तो लिख के बता दें, मुझे समझ नहीं आया। ये मुझे कोई बताए, कोल्ड में हम कौन से काम परफॉर्म कर सकते हैं, मुझे लिख के बता दें। ये वो तो नहीं है कि सर्दी में कोई है नहीं, जो कपड़े शपड़े हैं ये वो सारे को पहनने अच्छे। नहीं 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 नहीं, कोल्ड में हम कौन से काम कर सकते हैं फैक्ट्री के अंदर कोल्ड में रहते हुए, कोल्ड, अगर कोल्ड वर्क परमिट बन रहा है तो कौन से काम कर सकते हैं कोल्ड। जिस तरह फ्रीजर है शायद, नहीं उस तरह ठंडी जगह है जहाँ पे, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, या ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें बहुत ज्यादा नहीं 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 उसको। नहीं, ये मैं चाह ना, रहा हूँ आप इसे आंसर। कोल्ड से क्या मुराद है आपकी, मतलब सर्दी के? नहीं 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 नहीं, असल में यही तो कोल्ड वर्क परमिट है बेसिकली। वर्क परमिट की टाइप्स होती हैं। देखिए सिविल तो समझ में आ रहा है कि सिविल का मतलब है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा होगा। इलेक्ट्रिकल से अगर इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट बन रहा है, क्योंकि ये टाइप्स होती हैं बेसिकली ना। इलेक्ट्रिकल का वर्क परमिट है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई ना कोई पैनल वगैरह पे, एच टी या लो पैनल वगैरह पे काम हो रहा होगा। मैकेनिकल से रिलेटेड तो मैकेनिकल। हॉट का मतलब है पता है वो भी जो है तो थोड़ा सीवियर, ये जो गैस वगैरह नहीं इस तरह का काम हो रहा होता, उस पर कोई कंप्रेसर वगैरह पे काम हो रहा है। वेल्डिंग का वर्क परमिट है तो वेल्डिंग का काम हो रहा होता। कोल्ड अगर वर्क परमिट बन रहा है तो कौन सा काम हो रहा होगा। इसमें सर्दी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अब आवाज मुझे आई नहीं बेसिकली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे ना वो लिख दें आप। क्या आप समझते हैं इसमें कौन कौन से काम हो रहे होंगे। इसका सबसे आसान जवाब है, आप लोगों ने माशाल्लाह मुश्किल मुश्किल सवालों के मेरे जवाब दिए, ये सबसे आसान आसान सवाल है। थोड़ा सोचें, देखें इसमें सारे काम आ गए, कौन से काम रह गए, अब आप ये सोचें ना जरा। सर कोल्ड वर्क परमिट को परमिट होता है जिसके अंदर क्लेम कोई रेफ्रिजरेशन नॉर्मल वर्किंग कंडीशनिंग। हेलो। नहीं नहीं, एसी कंडीशनिंग इसमें नहीं आ रहा होता, वो इसमें नहीं आ रहा होता, वो हॉट में ही जा रहा है सर एसी इसमें एसी। क्लेम नहीं आता सर, इस वर्क में ना क्लेम नहीं होता, क्लेम की जरूरत नहीं होती। क्या कह रहे हैं। इसमें क्लेम नहीं होता सर, अभी आप इसमें प्लेन डैमेज कह नहीं रहे हैं। होता। फ्लेम फ्लेम और हीट सोर्स नहीं होता। आप असल में लिख देना, आप इधर लिख दें, मुझे मुझे आपका वर्ड जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं ना तो भाई। आप ये देखें ना कि यार हमने सिविल का काम कर लिया, इलेक्ट्रिकल काम कर लिया, कौन सा ऐसा काम है यार जो रह गया है। जो सारे जो ऊपर हैं उनके अलावा जो रह गया वो कोल्ड होगा। वो तो एक दो काम बता देना, एक दो काम तो उसमें बता ना देना कोई मुझे। वेल्डिंग है, ना कोई सिविल है, ना उसमें कोई इलेक्ट्रिकल है। चले मैं बता देता हूँ। इसमें देखें, ये जो कोल्ड वर्क परमिट होता है, तो छोटे मोटे हम काम कर रहे होते हैं ना ऑफिस में, लाइक पेंट सर वर्क हम फिटिंग कर रहे होते हैं, वगैरह, कारपेंट्री फिटिंग का है। काम कर रहे होते हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, उसको हम कहते हैं कोल्ड वर्क परमिट। वो कोल्ड वर्क परमिट में आता है। सर पेंटिंग तो अलग से वर्क है ना। नहीं नहीं, देखें पेंट का तो पेंटिंग पेंट वर्क वर्क परमिट की टाइप में पेंट नहीं है बेसिकली। ठीक है ना, कोल्ड जो है ना, कोल्ड उसके अंदर ये पॉइंट्स कवर होते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं ना आपके, छोटे छोटे जो काम होते हैं। फिटिंग वर्क। हाँ, फिटिंग का, ठीक है ना, जो भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, जो गैस वैस का था ना वो तो आपके हॉट में फिटिंग चला सर हम जाता भी है। यूज करते हैं ना, कोल्ड वॉर की फिटअप वगैरह के लिए यूज करते हैं, जिसमें बोल्टिंग भी बोल्टिंग वगैरह शीशम। क्लीनिंग है। फिटिंग वर्क, कोई पाइप फिटिंग है, कोई इस अच्छा तरह की चीजें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ वो पाइप की फिटिंग भी आ जाती है, प्लम्बिंग, हाँ प्लम्बिंग का काम भी, हाँ बिल्कुल सही बात की ना, प्लम्बिंग।
प्लम्बिंग भी इसके अंदर आ जाती है, बिल्कुल सही है। उस वक्त आपकी आवाज इसलिए मैं कह रहा था, लिख के बताते हैं प्लम्बिंग। प्लम्बिंग भी इसके इसी के अंदर आती है। सिविल में तो ज्यादा जो आ रही है, सिविल में तो आपकी कंस्ट्रक्शन आ रही है, सीमेंट बजरी इस तरह का काम हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। ये जो प्लम्बिंग का काम है ना, ये बिल्कुल इसके अंदर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये छोटी सी एक वर्क परमिट टाइप है। इसको एक देख लेते हैं, अगर एक कोई भी एक जॉब लोकेशन बता दे ताकि इसको फिल हम कर लेते हैं। जॉब लोकेशन, अगर ये कोई भी एक्स वाई जी टेक्सटाइल नाम लिख लें, किसी का कोई भी एक्स वाई जी नाम लिख लेते हैं, टेक्सटाइल मिल। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, कौन सा काम लें, चलें बताएं आप। वेल्डिंग। वेल्डिंग का चलें, ले लेते हैं। खाली अब आपका इसमें नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या लिख लें? इन हाउस टेक्नीशियन। क्या लिखें? इन हाउस टेक्नीशियन। अच्छा, इन हाउस, ठीक है, हाँ इन हाउस है हमारे पास, अपना अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ परमिट कितनी दिन का काम है, कितनी देर का काम है, वो बता दें मुझे। 5 दिन। 1 डे कर लें इसको। 1 डे का। अच्छा, स्टार्ट कब से हो रहा है, 9 बजे से 5 बजे तक, या 10 से 5 कर लेते हैं इसको। और ये डेट भी लिख देते हैं, डेट मिसाल के तौर पर आज ही की लिख देते हैं, 13 मार्च की एक्सपायरी है, और 13 मार्च को शुरू है, ऐसे ही है ना? अच्छा, हैजर्ड आइडेंटिफाई कर लिए, हैजर्ड, अब वो काम करने जा रहे हैं आप, वेल्डिंग का बड़ा खतरनाक काम है, तो हैजर्ड आइडेंटिफाई कर लिया आपने? पर जिसको हम रिस्क रिस्क असेसमेंट भी कह सकते हैं, आप रिस्क असेसमेंट वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है? कर लिए। चलें, हमने कर लिया। उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए हैं आपने? वाटर वाटर और सिलेंडर अपने पास रखते हैं। हाँ, सिलेंडर। आप देखें ना, जब आप ये चीज आप कर रहे होते हैं किसी तरह काम करने जाने से पहले, तो क्या हो रहा होता है, वो खुद ब खुद वो चीज कंप्लायंस हो रही थी, सेफ्टी इक्विपमेंट आपने वहां रख Yes. दिए हैं, तो यस आ जाएगा। पीपीज भी बंदे ने पहने हुए हैं, तो ये भी यस हो गया। जो ऑपरेशन प्रोसीजर है वो आपने जाहिर बात है आपने फॉलो किए होंगे, आप फॉलो करेंगे उसको, तो उसको भी यस ही लिख देते हैं हम। और अगर इसको आप यहाँ लिखना चाहें, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप लिख दें। एक इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप लिख दें क्या क्या काम उसने जो प्रोसीजर करने क्या क्या है, आप समझ रहे हैं? यहाँ पे यस नहीं लिख के यहाँ पर हम लिख दें, ताकि उसको पता रहे कि ये स्टेप करने हैं उसने। ठीक है। अब यहाँ पर उसने ये नीचे तो भरा आ गया, साइन का, कॉन्ट्रैक्टर का साइन आ गया, परमिशन आपने ग्रांट कर दी नीचे, और ये ओके हो गया। ठीक है। तो ये मैंने सिंपल वर्क परमिट रखा ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है थोड़ा सा हमें एक आइडिया हो जाएगा, किसी ने वर्क परमिट कभी नहीं बनाया तो हमें पता चल रहा है कि यार वर्क परमिट होता कैसा है। होते और कॉम्प्लिकेटेड भी है, मेरे पास वो भी फॉर्मेट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा जस्ट फॉर एन आइडिया करना है। और आप लोग माशाल्लाह ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस आपके पास तो ऑलरेडी है, तो आप लोग कर ही रहे होंगे। कोई ऐसा जिसने अब तक किसके लिए नई चीज, नो फ्लेम एंड हीट लाइक फिटिंग, ठीक है, फिटिंग फॉर प्रोसेस, अच्छा ये मैंने देख लिया अभी चैटिंग सारी। कोई ऐसा जिसमें जिसको अभी ये चीज समझ नहीं आई हो, वर्क तक पूछें भाई। इसमें ना एक ऑथराइज इसमें एक देखें, दो ही बात। ऑथराइजेशन होनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आ रही, किसी ने इस काम को ऑथराइज किया? हाँ, ये एक ना, नीचे है ना, नीचे बिल्कुल आपका सही सवाल है, ये देखें। नीचे है। ठीक है ना? I have examined the work area and the best of my knowledge, all necessary precautions have been taken and I am giving permission for this work to जी start. बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, मैंने भी जब एक्सपीरियंस इसका लिया जाता है, जब नए थे, तो होता है कि आपकी चीजें ना कंट्रोल शुरू होती है, और कंप्लायंस शुरू हो जाता है, खुद ब खुद ही चीजें जो है ना सिस्टम में भेजती आना शुरू हो जाती है। फिर कोई नॉन पे ना मतलब इतना सख्ती हो गई थी कि लेबर आपस में ना, लेबर
वो एक दूसरे को डांटते थे कि यार तुमने ये स्टेप क्यों किया, या कन्वेयर के ऊपर से जंप क्यों मारी जब ये मौजूद थी। तो मतलब अभी अगर यहाँ तक चीज आगे, अगर आपके ग्राउंड लेवल पे जो आपके बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि चीजें अब आपकी कंट्रोल में आना शुरू, चलना शुरू हो गई हैं। तो उसकी बात करते हैं। कोई चीज, कोई सवाल इसमें किसी को, कोई वर्क परमिट के हवाले से नो सर। कोई। अच्छा जी, क्योंकि हमारा ये मेरा ख्याल से शायद लास्ट स्लाइड ये थी शायद। तो ये हमारी थैंक यू की स्लाइड आ गई जी। तो कोई सवाल किसी को, कोई चीज़ ऐसी कि समझ में नहीं आई है, पूछना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन में आसिफ साहब को भेज दूंगा अभी, और फिर आप लोगों को ईमेल के थ्रू भेज देंगे। ये फॉर्मेट भी मैं आपको भेज दूंगा, जो जो हम दो तीन हमने, ताकि जो है अगर आप उसको, कोई अपना कोई सवाल रेज करना चाहे, कोई पूछना चाहे कोई चीज़, या किसी को कोई चीज़ ऐसी लगी यार इसमें ट्रेनिंग में ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो वो मेरे लिए भी जाहिर होता है, मैं ये सब चीज़ें इसीलिए पूछता था कि हम भी जाहिर बात है उसमें फिर इम्प्रूवमेंट लेके आए कि इसमें सर जो ये चीज़ बड़ी अच्छी थी सर, आपने जो है ऐड इसमें हमने ये हमें नहीं पता थी। कोई अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना नहीं, चाहेगा? ओवरऑल बहुत काफी 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 आपको कवर किया है, और अच्छी ट्रेनिंग। काइंडली किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो सर मौजूद है, वो सर से पूछ सकते हैं। कुछ सजेशन आप देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। कोई ट्रेनिंग आप सर से कुछ किसी और टॉपिक पे अटेंड करना चाहें उसके भी आप हमें सजेस्ट कर दें। कोई क्वेश्चन किसी का प्लीज। ये एनर्जी एनर्जी जो मैनेजमेंट है ना, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा कोई ये बहुत काम है। देखिए एनर्जी मैनेजमेंट में डेफिनेटली जो आपके पास एक तो हमारे पास जो होती है वो आपकी पावर की, डेफिनेटली पावर की बात हो रही होती है कि उसके ये लिए आपने एनर्जी क्या एनर्जी उस, जो मैनेजमेंट है ना, इसे थोड़ा ज्यादा चाहिए ना, ये बहुत काम है। ठीक है, ठीक है, सही है। एनर्जी मैनेजमेंट पे हमारी जो है ना एक्टिविटीज होती रहती हैं, ऑडिट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जाके। हाँ तो ये तो अगर बिल्कुल आपका करते हैं। आपका जो प्लांट किसी जगह पे आप करवाना चाहें तो हमारी टीम जो है वो वहाँ पे फिजिकली आके आपको ऑडिट कर देगी। रिसेंटली हमने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में किया है, अभी भी हमारा एक ऑडिट चल रहा है लाहौर में, एक टेक्सटाइल्स कंपनी है उसके साथ। तो आप अगर विलिंग हो तो काइंडली आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम आपको जो है वो उसमें अपनी कंसल्टेंसी दे देंगे। अगर इस पे आप ट्रेनिंग रखवाना चाहें तो वो भी हम सर से टाइम लेके उस पर ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। जी। ओके। जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज हम फिर इसको वाइंड अप करें। जी थैंक यू सर, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आपके टाइम का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ट्रेनिंग में आपकी फिर खिदमत लेंगे सर। थैंक यू। अच्छा, थैंक थैंक यू यू वेरी पार्टिसिपेंट। मच जी, नाइस मीटिंग यू, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। यू। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अपनी थोड़ी सी डिस्कशन का क्लोज कर। ये भी बंद कर दें।
ये